औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद और एक दफ़ा फिर सावी बैठक में आप सबको खुशामदीद। जो नाज़रीन हमें फ़ेसबुक से देख रहे हैं, जिन्होंने हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया, उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है वो खरीफ मकई की काश्त जो है वो हर तरफ जारी है। इसी के साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। तो आज की जो बैठक है वो खुसूसी हमने खरीफ मकई की काश्त पे जो है वो रखी है कि हम इसके इस मौसम में जो है जैसे कि अभी बारिशों का स्पेल चल रहा है, बारिशें चल रही हैं। तो इसमें हम जो हमारी खरीफ मकई की काश्त है उसको जो है वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह कर सकते हैं और इसके लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर जो हमें तैयार करनी चाहिए, जिससे हमें खरीफ की जो भी हमारे काश्तकार जो है वो खरीफ की जो पैदावार ले रहे हैं, मकई काश्त कर रहे हैं, वो किस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो हमारी आज की बैठक का टॉपिक अगर मैं आपसे अपने नाज़रीन को बताऊँ तो ये खरीफ मकई की पैदावार बेहतर पैदावार के लिए अहम तजावीज़। इस पे हमारे लिए हमारे जो माहिरीन ज़राअत जिन्होंने हमें जॉइन किया है वो डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब हैं, जो कि मकई के ज़रई माहिर हैं MMRI यूसुफवाला साहिवाल से। उसके साथ हमें अमजद साहब जो है उन्होंने जॉइन किया, जो कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं MMRI साहिवाल में। इसी के साथ हमारे बहुत अच्छे और प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि सावी के से शुरू से मुंसलिक हैं और हमारे बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सरदार बाबर फरीद साहब हैं। मैं आप तीनों को इस प्रोग्राम में, इस बैठक में खुशामदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मकई का जो प्रोग्राम है वो हमारे तमाम काश्तकारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, बाकायदा हम अपनी बैठक का जो है वो आगाज करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया, बाकी भी टीम मेंबर्स और बाकी भी गेस्ट उन्होंने ज्वाइन किया। तो वक्तन फवक्तन हम उनके भी क्वेश्चन जो है वो लेते रहेंगे। शुएब साहब, अगर हम स्टार्ट करें कि जैसे अभी अगर मैं बताऊं कि मेरा साहिवाल में अभी कुछ दिनों पहले ही टूर था, जिसमें हम मकई के जो काश्तकार हैं उनसे मिले हैं। तो काश्त जो है वो कुछ काश्तकार जो है उन्होंने उनकी मकई की काश्त कर चुके हैं, कुछ जो है वो कर रहे हैं और कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जिन्होंने क्योंकि धान की काश्त करनी थी, मुंतकली करनी थी, तो वो उन्होंने इस दफा मकई जो है वो काश्त नहीं की। तो मौसमी स्पेल भी ऐसा है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट में इसको थोड़ा सा डिस्कस करें कि आप क्या इसमें जो है वो देखने के ये जो मौसमी हालात हैं, बारिशें आ रही हैं, ये खरीफ मकई की काश्त के लिए बेहतर है या किसान जो अभी इसकी काश्त कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, इसके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो है ना जी, दो तीन चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि कुछ फार्मर्स ने हमारे यहाँ ये काफ़ी ट्रेंड चल पड़ा है कि अर्ली सोइंग का काफ़ी खरीफ में, जो कि इतना मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इतना हेल्दी ट्रेंड नहीं है। मतलब जून के एंड से शुरू हो जाते हैं या जुलाई के शुरू में ही उसकी सोइंग हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर देखें तो हमारे यहाँ जो कोर एरियाज़ हैं मेज़ के, मकई के, जिसमें ज़िला साहिवाल, ओखाड़ा, पाकपतन या इवन के कसूर के, बहाड़ी के जो कुछ इलाके हैं, वहाँ टेम्परेचर जो होता है जून में वो 40+ होता है। इसी तरह जुलाई में भी 40+ रहता है और इवन के अगस्त में भी 40+। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब हम उसकी सोइंग करते हैं और उसमें देखें कि इसका जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है मकई की, टेम्परेचर जो थ्रू आउट उसका ग्रोथ पीरियड है उसमें 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। जर्मिनेशन के लिए जो है वो इससे लो चाहिए होता है, 25 राउंड अबाउट जो है ना 25-28 सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको ज्यादा बढ़ोतरी करना पड़ेगी मकई को, तो वो डेफिनेटली अपना पोटेंशियल लूज करेगी मकई। तो इस एक हमारी जो कम वजूहात है कम पैदावार आने की वजूहात में एक हाई टेम्परेचर भी हमारा जो है वजह है। तो एक तो ये है कि कुछ फार्मर्स ने अर्ली लगाई, तो उसमें ये है कि अब जो एक तो ऊपर उसका फाका जो है ना काफ़ी अटैक जो है वो रिपोर्ट हो रहा है अर्ली स्टेज पे, और दूसरे नंबर पे बारिशें हो गई हैं, ह्यूमिडिटी हाई हो गई, और मेज़ को जो जर्मिनेशन के लिए है तकरीबन इस सीज़न में 4-5 दिन का रेन फ्री यानी कि बगैर रेन के उसको ड्यूरेशन चाहिए होता है उसको इमरजेंस के लिए। तो जितनी हैवी बारिशें हैं, अगर एक बारिश भी जर्मिनेशन उगाव मुकम्मल होने से पहले आ गई तो डेफिनेटली उसका उगाव मुतासर होगा। एक्चुअल जो पीरियड है इसका हमारे कोर एरियाज में अगर बात करें, जो कन्वेंशनल और मैं कहता हूँ सेफर एक विंडो है सोइंग की मकई की, वो तकरीबन वस्त जुलाई से शुरू हो जाता है और डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर जो है उसका क्या फोरकास्ट होती है, ये तकरीबन अगस्त के फर्स्ट वीक या फर्स्ट फोर्टनाइट तक ये चलता है, यानी कि 10 से 15 तारीख तक ये अगस्त के चलता है। तो अभी आज 23 तारीख है, आगे हमारे पास टाइम है। बारिशें अगर हमें मौका देती 4-5 दिन का अगर हमें बारिश फ्री एक विंडो मिलती है तो उस वाले से ये जो है ना हमें काश्त का मौका मिल सकता है इस वाले से। तो अगर हम लेट
लेट होते हैं इसमें, तो उसमें जो है मसला ये आता है, अगर हम 15 अगस्त से लेट जाते हैं मकई में, कुछ फार्मर ज़रा मजबूरियां भी होती हैं, तो लेट होने से होता है कि उसको जो एनर्जी चाहिए होती है प्लांट पौधे को, मकई को अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल करने के लिए, मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, जिसको ग्रोइंग डिग्री डेज कहते हैं, या उसको आप समझ लें कि उसको जो तवानाई चाहिए मुकम्मल होने तक, वो उसकी पूरी नहीं होती, और उसकी जो है वो मेच्योरिटी यानी कि पकाई जो है दाने की वो लेट हो जाती है, जिससे हमारी जो है गंदम की जो है बजाई वगैरह वो भी मुतासर होती है, और उसकी टाइम पे पकाई नहीं हो सकती। तो अर्ली प्लांटिंग के भी कुछ नुकसान हैं, इसी तरह लेट प्लांटिंग के भी कुछ नुकसान हैं। तो जो बेस्ट विंडो है वो मैंने आपको बताई कि 15-20 जुलाई से स्टार्ट हो गए, ये तकरीबन 10 अगस्त तक जो है वो एक्सपेंड करती है। और अगर जनूबी पंजाब के इलाकों की बात करें, वहाँ पे चूंकि जो है हमारे जो वेस्ट पंजाब के जो अजला हैं उनसे 2-3 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कन्वेंशनली ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की साउथ की तरफ जाते हैं तो वो टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है। तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम सेफर साइड पे हीट वेव से बचना चाहते हैं, खासतौर पे पॉलिनेशन के दौरान, तो हमें ये तकरीबन 20 के बाद ही इसकी बिजाई करनी चाहिए। 25 बल्कि 25 मैं कहूँगा कि ये ज्यादा मुनासिब है। 25 से लेके 15 अगस्त जो है ये एक सेफर विंडो है। और आपको याद होगा हमारे फार्मर हजरात को 2019 में ऐसा ही प्रॉब्लम आया था कि ये ट्रेंड जो हमारे चल पड़ा है अर्ली सोइंग का, उसमें सितंबर की तकरीबन 15 से 20 या 22 सितंबर तक एक हीट वेव आई थी, जिसमें डे और नाइट का टेम्परेचर जो है 2-3 सेल्सियस जो है रूटीन से ज्यादा रहा था, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में एक क्राइसिस आ गया था मकई का, और छल्ली को दाने ही नहीं पड़े थे। और उसकी वजह भी यही थी कि हीट वेव था और उसके पोलन जो है वो अबाउट पोलन डेड हो गए, ये पोलिनेशन सही नहीं हो सकी, या जो ग्रेन बने भी तो वो भी अबाउट हो गए। तो ये जो है बड़ा क्रिटिकल सा अब टाइम शुरू हो चुका है, और अल्लाह से दुआ है कि हमें कुछ ऐसा फार्मर्स को विंडो मिल जाए जो भी बिजाई कर रहे हैं कि 4-5 जो है बारिश ना हो और उनको तैयारी का और इस तरह जो है वो बिजाई मुकम्मल हो सके। 10 अगस्त तक अगर हो जाए तो ये बड़ा बेहतरीन मतलब वक्त काश्त है इसका मकई का। जी सर, मतलब अगर बारिशें जो है, जैसे अभी अगर हम देखें महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 तक बारिश है, तो अगर 26 से 5-6 अगस्त तक अगर बारिशों का स्पेल जो है वो ना हो, मौसम जो है वो खुशगवार रहे, तो वो खरीफ की काश्त के लिए बेहतरीन वक्त है, जिसपे हमें किसान जो है उनको अच्छी पैदावार मिल सकती है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये तो बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है ना मकई का, तो अगर 10 से 15 अगस्त तक भी हमें इसका काश्त करने का मौका मिल जाए, मौसम हमें फेवरेबल मिल जाए, तो ये हमारा बड़ा अच्छा सोइंग टाइम है। जी सर। सर, इसी के साथ अगर हम अच्छा मौसम जो है वो हमें आ गया है कि हमारे पास ये जो वक्त है ये खरीफ की काश्त का बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा अगर हम इसके बाद अगर हम इकसाम पे चले, उसके बीज की अवेलेबिलिटी पे चले, जैसा कि अगर मैं देखूं कि हर फसल के मुतालिक ये कहा जाता है कि क्वालिटी जो सीड है वो जो है वो नहीं मिलता। और दूसरा ये कि कुछ इकसाम भी ऐसी हैं कि जो इलाके के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से, जमीन के लिहाज से हर इलाके के लिए थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, जो पैदावार के लिहाज से जो है वो, जिनकी पैदावार किसी इलाके में अच्छी आती है, किसी में नहीं आती। तो इसके हवाले से जो है वो आप काश्तकारों को क्या गाइड करेंगे कि वो अपनी जमीन के लिए, अपने इलाके के लिए या मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए जो बीज है, जो किस्म है, उसका इंतखाब कैसे करें? ये बड़ा अहम सवाल है, और ये हमारे जो है ना पंजाब में या हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हमेशा ओवरलुक हो जाता है। इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, सीड सिलेक्शन पे मेहनत नहीं की जाती। जिस तरह कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत मेहनत की जाती है, तो सीड सिलेक्शन जो है ना बाज़ दफ़ा ओवरलुक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि फार्मर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप सीड लें, उसका लिटरेचर जो है वो मुतलका लिटरेचर ज़रूर हासिल करें, चाहे वो किसी इदारे से ले रहे हैं या किसी कंपनी से ले रहे हैं, तो उसका लिटरेचर लें। उसके लिटरेचर के बाद उसको उसकी मौजूनियत देखें कि क्या वो मौसमी मकई के लिए रिकमेंड भी किया जाता है, सिफारिश करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा हमारे यहाँ जो 2-4 इश्यूज हैं, एक तो हाई टेम्परेचर का हमारे यहाँ इशू है, तो डेफिनेटली फार्मर्स को ये जो है वो उस चीज़ की तलाश करनी चाहिए, ऐसे बीज की जो हाई टेम्परेचर को ज़रा बर्दाश्त कर सके। तो तीसरे नंबर पे ये है कि हमारे स्टॉक राट जो है वो मेन इशू है हमारी, जो पाया जा रहा है ज़मीनों में मकई के वाले से, जिसे तने की सड़ान कहते हैं, स्टॉक राट का इशू है। उसके अगेंस्ट जो कुव्वत
मुदाफ़ित वैरायटी रखती है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो आता है इशू बारिशों का और आंधियों का, ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ। तो ऐसा हाइब्रिड जिसका जड़ों का पंजा मजबूत हो, स्टॉक जरा थोड़ा सा तगड़ा हो, जड़ों का पंजा मजबूत होता है कि लॉजिंग का जो इशू है ना वो हमारे यहाँ ना आए। तो ये 3-4 चीजें अगर फार्मर देख लें, और मैं इसमें ये बताऊं कि इसमें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन फार्मर को मिलेगी, तो पहले तो ये है कि फार्मर, जैसे मैंने कहा कि लिटरेचर जरूर पढ़े, यानी कि जो भी सीड ले रहे हैं उसके मुताबिक लिटरेचर अच्छी तरह पढ़े। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके जो करीब जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके साथ जो है वो रब्ता रखें, उनसे जो है उनके तजर्बात से फायदा उठाएं, अपने साथी जो फार्मर्स हैं। इसी तरह जो इसके अलावा जो अपने पर्सनल उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पिछले सालों के एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनजर रखें। तो इस तरह करके अगर वो थोड़ा सा इसको क्या रैकी करेंगे, इस प्रोसेस की इसकी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो यकीनन वो एक अच्छा हाइब्रिड सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये एक बुनियादी शर्त है हमारे जो है ना अच्छी पैदावार की। ये सर मैं सॉरी आपकी बात, ये आपने बहुत अच्छी बात की। सॉरी सारा, इफ यू अलाउ मी जस्ट आस्क 1 सेकंड क्विकली, बिकॉज ये एक अब हर फार्मर को जो है वो वैरायटीज को कंपेयर करने में भी मतलब कोई इतनी आसानी से वो नहीं कर सकता। तो वो क्या टिप्स क्या हैं कि फर्ज करो जिसको आजकल इसको हम वैसे आम फैम में क्या कहते हैं इसको, ऑटम वाली मकई को खरीफ नहीं कुछ और भी टर्म जो जिम्मेदार जिसको समझते हैं ज्यादा, तो एक तो बहारिया है, तो ये इसको नहीं क्या कहते हैं, मौसमी और बहारिया। मौसमी और बहारिया। तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेकर थोड़ा सा बताएं कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, कि अभी जो ग्रो करते हैं या वो जो आपकी बहारिया है, तो इसकी खास बेनिफिट क्या है जिसको मतलब जिम्मेदार कह रहे कि इसका मुनाफा और पैदावार की क्या मतलब सलाहियत क्या होती है, और क्या कितनी हद तक जो है जिम्मेदार पैदावार ले सकता है, और फिर जमीनों की वो मतलब जिसे कहते हैं कि जरखेजी वो भी बहुत मुनसर होती है। जैसे आप अगर आप चले जाए पटवार में, वहां पे तो अभी जो ग्रो करते हैं वो जानवरों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साइलेज बनाने के लिए। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस हवाले से बताइए। अच्छा सर, इसमें यह है कि हमारे यहाँ जो मौसम बहार है उसमें ये टेक्निकली ये है कि जिस क्रॉप को अर्ली स्टेज पे टेम्परेचर कम मिलेगा, यानी कि जैसे मौसम बहार में हमारी मकई होती है, उसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि हमारे जो मौसम बहार में फसल लगती है, क्योंकि उसको अर्ली स्टेज पे टेम्परेचर कम मिलता है और उसको जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो हमारी जो मौसमी मकई है उससे 10-15 दिन एवरेज जो है वो ज्यादा लेती है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल ज्यादा है, पैदावार भी ज्यादा होती है। मौसमी मकई में ये होता है कि शुरू ही में जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, पौधों को एक्सपोज होना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं। कहीं जाके ये सितंबर अक्टूबर में जाके टेम्परेचर जो है उसके मकई के फेवरेबल आता है, जो मतलब उसके बढ़ोतरी के लिए बिल्कुल मुनासिब होता है। तो इस यही वजह है कि जो हमारा मौसमी फसल है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल भी कम आता है। हमारे यहाँ आमतौर पे जो है कन्वेंशनल फार्मर जो है जो एवरेज फार्मर्स हैं वो 60 मन, 70 मन, 80 मन इसके राउंड अबाउट मौसमी मकई में वेरी करते हैं। तो जिसमें बहुत सी चीजें हैं, अब एक नई चीज जो बात फा ऐड हो चुकी है, लेकिन उसमें जो एक अहम चीज ओवरलुक हो जाती है, मैं जिस पे एम्फसाइज या जोर देना चाहता हूँ, वो प्लांट पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ जो हमें देखने में आता है बीइंग अ रिसर्चर, या हमने जो अपने तजर्बात में देखा है, अगर एक फैक्टर ये प्लांट पॉपुलेशन ही पूरी हो जाए, जैसे 30,000 पौधे फी एकड़ आम रिकमेंड किया जाता है इसमें आटम में मौसमी में, अगर इसको पूरा कर लिया जाए और ये ज़हन में रहे कि जो 30,000 पौधे हैं ये वो पौधे हैं जो 6 पत्ता स्टेज पे रहेंगे, क्योंकि 6 पत्ता स्टेज पे तक पहुंचने से पहले तकरीबन 5 से 10% जो है वो पौधे जाया होते हैं। कुछ सीड जर्मिनेशन नहीं होती ड्यू टू सम रीजन, कुछ जो है पौधे अर्ली सीडलिंग डिजीज की वजह से जो है वो मर जाते हैं, कुछ जो है वो इंसेक्ट की वजह से डैमेज हो जाते हैं, या कुछ फिजिकली डैमेज हो जाते हैं। तो 5-10% पौधे जो हैं वो तो वैसे ही हमारे जाया हो जाते हैं। तो 30,000 पौधे जो हैं वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे 6 पत्ता स्टेज, क्योंकि 6 पत्ता स्टेज पे जो पौधे पहुंच जाएंगे वो तस्वर किया जाता है कि वो पोटेंशियली वो ईयर बियरिंग यानी कि उनको छली लगेगी, वो आपके जो पैदावार है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमारे जो पैदावार का एक 2-3 अगर उसमें हमारी जो है सॉइल हेल्थ है,
ये एक लिमिटिंग फैक्टर हमारा जो मेन आ रहा है अब, और आगे मजीद ये बढ़ेगा फैक्टर जो है ना सॉइल की, क्योंकि हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते सॉइल हेल्थ पे, और ना हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो है हम उस पर तवज्जो है, ना हम क्रॉप रेसिड्यूज को मैनेज करते हैं, ना हम ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग करते हैं, तो ये मजीद आएगा। लेकिन बहरहाल दूसरे ये इसके अलावा नमी है, नमी पानी के जो क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी की एप्लीकेशन है, यानी कि आबपाशी जो है, और तीसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि ये पौधों की तादाद और इसकी मुनासिब ज्योमेट्री कि उसको कैसे मतलब कितने लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे का फासला, ये बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं हमारे जो पैदावार को कम करती हैं। लो शुएब साहब, जरा अपना पूछते हैं जरा बाबर साहब से कि उनका चूंकि फार्मिंग से खुद तल्लक वास्ता है, तो जिम्मेदार इसको किस तरह से देखते हैं, और उनको क्योंकि इससे पहले फसल कोई होती है, खाली छोड़नी होती है पहले, या गंदम कटी हुई है, तो वो जरा थोड़े से चैलेंजेस क्या हैं बाबर भाई, जरा बताइए। सर इसमें बेहतर ये होता है कि अगर आपकी गंदम आपने काटी हुई है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि बंदा जंतर लगा ले और उसकी ग्रीन मैन्योरिंग कर ले, तो वो आपको बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। आवाज आ रही है जी? जी आ रही, बिल्कुल बहुत ठीक आवाज आ रही जी। नंबर 2, इसमें अपना जिसने डॉक्टर साहब ने कहा प्लांट लगानी है, बारे में थोड़ा बताइए। जंतर से स्टार्ट हम वहां से करते हैं। अगर फर्ज करो हमारी कटाई मई में फिनिश होती है, गंदम की फारग हो गया, तो हम जंतर उसी वक्त लगा दें? जी आप उसको अब अपना हल्का सा पानी लगा के, मैं तो इसी तरह ही करता हूँ, जंतर में लगा देता हूँ, वो जिस तरह भी हो गया, और उसको मैं कोई खाद वगैरह नहीं देता, बस पानी से ही उसको करके, और वो एक सर्टेन साइज का हो जाता है तो उसको हम रूटावेट कर देते हैं ताकि वो गल सड़ भी जाए। तो हम वेस्ट डिकम्पोजर भी काफी यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी जरा ग्रीन मैन्योरिंग जरा बेहतर हो जाती है। अगर हम जिधर हमने कनक डाली हुई है, जिधर हमारी मक्की पे मक्की आ रही है, उसके हम बेसिकली फिलियल मोर के साथ उसको क्रश करते हैं उसके टांडे, और उसको भी हम डिस्कें लगा के बीच में मिक्स कर देते हैं अपनी जमीन में। इसमें डॉक्टर साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी कि जो प्लांट पॉपुलेशन है हमारा, फार्मर एक्चुअली कोई 35,000 से 36,000 पे चला जाता है, और उसकी वजह से भी उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती है। आपने मेरे मेरे तजुर्बे में ये है कि एनीवेयर बिटवीन 28 और 30,000 के दरमियान आपकी प्लांट पॉपुलेशन, स्टैंडिंग प्लांट पॉपुलेशन रह जाना, या हार्वेस्टेबल कॉब प्लांट पॉपुलेशन, तो फिर ये बहुत अच्छी आपको एवरेज दे सकती है। हाँ, अगर आपने सर आई थिंक सर की आवाज कट गई है। शुएब साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी फेसबुक पे डॉक्टर एजाज साहब है, सिंध से हैं, वो बहुत अच्छे हमारे सावी के साथ बड़े अच्छे तरीके से मुंसलिक भी हैं। उनका एक क्वेश्चन आया है कि अगर आप, जैसे कि हमने मंथ की बात की कि मौसमी मकई के लिए जुलाई से अगस्त जो है वो मंथ ठीक है, लेकिन अगर अगर किसी फार्मर ने उसको फॉडर पर्पस के लिए कास्ट करना हो, तो उसके लिए कौन से मंथ में उसको जो है वो कल्टीवेट करे, और अगर उसने ग्रेन पर्पस के लिए करना है तो उसके लिए कौन सा मौसम या कौन सा महीना जो वो ज्यादा सूटेबल है उसकी कास्ट के लिए? अच्छा, उसमें देखें हमारे यहाँ तस्वर किया जाता है कि जो फॉडर है वो एक लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मतलब इतनी अहम नहीं है। तो जाहिर बात है फॉडर भी का जो पौधा है मकई का, वो भी तो मकई है, उसका भी वही रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की जो आम मकई के पौधे की है। तो उसके लिए भी अगर तो हमारे फार्मर जो है अपनी ज़रूरत के तहत तो उसको जून या किसी भी वक्त वो लगा लेते हैं, तो लेकिन उसकी पैदावार वो है वो मुतासर होती है टेम्परेचर से उसकी भी। तो उसका जो साइलेज की अगर बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर या टाइम रिक्वायरमेंट या उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वो सेम वही है जो आप इसकी पकामी मकई जिसे कहते हैं उसको आप लगाते हैं। तो ये उसके, अगर कोई किसी ने सब्ज छलियों के लिए लगानी है तो वो थोड़ा सा उसको डिले, उसके पास मार्जिन है कि वो थोड़ा सा डिले कर सकता है, वो अगस्त के एंड पे या सितंबर के शुरू में लगा सकता है, जिसने क्या कहते हैं फ्रेश जो है वो सेल करनी है छलियां। तो अदरवाइज जो है ग्रे पकामी के लिए जो है, जैसे मैंने बताया कि वो लेट करेंगे तो वो टाइम पे उसकी पकाई नहीं होगी। इसमें मैं तो आपकी इजाजत से एक अपना इसी सीजन में एक हमने जो ट्रायल किया था उसका मैं रिजल्ट शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमें बड़े आउटस्टैंडिंग सा उसका रिजल्ट मिला है, तो वो मैं मुनासिब फोरम समझता हूं कि उसको मैं शेयर करूं, अगर आप इजाजत दें। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, हमने एक ट्रायल किया था मल्च का, और मल्च का ट्रायल ये था, उसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के एक ब्रॉडर अम्ब्रेला के नीचे हमने ये ट्रायल किया था। हमने बेड्स के ऊपर मकई की काश्त की, और उसके ऊपर जो है हमने जो है पराली जिसे कहते हैं धान का जो है स्टेम, पराली जिसे कहते हैं,
उसको हमने एज ए मल्च जो है स्ट्रा मल्च के तौर पे उसको बेड्स के टॉप के ऊपर बिछाया था, और हमने उसको सिर्फ 8 पानी लगे हैं बहारिया मकई में। और इस दफा आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी रही है, टेम्परेचर रहा है, और उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा रही है मकई की। तो उसके साथ जो कन्वेंशनल तरीके से मकई लगी थी उसको 12, 13, 14 पानी तक लगे हैं हमारे ही जो है रिसर्च एरिया में। तो हमने तकरीबन 8 पानियों के साथ जो है वो मकई पककर तैयार हुई, और उसकी 120 प्लस जो है मन जो है उसकी पैदावार रही है उसके रिसर्च ट्रायल में। तो उसका जो उस पे मजे की बात यह है कि उस पे इंसेक्ट का अटैक भी मिनिमम रहा है, और उसके जो है सॉइल हेल्थ भी डेफिनेटली, जब मल्च जो हमने स्ट्रा मल्च थी वो भी जमीन के अंदर ही जब वो गल सड़ जाएगी तो उसकी स्ट्रा हेल्थ भी इम्प्रूव हुई होगी। तो ये एक रिजल्ट था कि हमारे पास जो ये ऑप्शन ये है कि काइंडली मल्च जो है ये बड़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है। उसको बेड्स के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो बेड के टॉप पे मल्च को जरूर बिछाएं, किसी भी चीज की मल्च हो, कोई भी प्लांट मटेरियल हो सकता है। इवन के अगर आप ये मकई के ही जो आपके स्टोवर हैं, ये जो कांडे हैं मकई के, इनको ही चॉप करके कट करके कुतर के इनको ही उसके ऊपर फैला दें, तो ये है कि पानी के जो बुखारात बन के पानी उड़ता है वो मिनिमम होगा, पानी के लॉसेस कम होंगे, और टेम्परेचर जो है वो जो लोअर कैनोपी का यानी कि फील्ड के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से कम होगा, जिसकी वजह से उसकी वेपोरेटिव लॉसेस या एक ओवरऑल जो उसकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी है यानी कि वो बड़े अच्छे तरीके से उसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से होंगे। तो ये बड़े एक हौसला अफजा थे ट्रायल थे, जिसको हम फर्दर अगले सीजन में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं ट्रायल्स को। जी सर, बहुत शुक्रिया। मल्चिंग जो है वो किसी भी क्रॉप के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो हर क्रॉप के लिए जो वो फायदेमंद है। तो किसानों को ये बात समझाने की बहुत अच्छा जरूरत है कि वो इस साइड पे आए, थोड़ा सा अपनी जितनी हमारी जमीन की सेहत अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, उसका टेम्परेचर अच्छा होगा, उतनी हमारी फसल जो है वो अच्छी ग्रो करेगी। जी, हम बाबर फरीद साहब की तरफ चलते हैं। उनकी पहले आवाज कट गई थी सर, अब आपकी आवाज आ रही है मेरी, और आप जी बिल्कुल आ रही है, वो बीच में एकदम डिस्कनेक्ट हो गई थी, हालांकि इंटरनेट इज ऑल फाइन। खैर एनीवेज, तो मैं अब उस वक्त आपको बता रहा था कि प्लांट पॉपुलेशन बड़ा मैटर करती है। अगर हमने साइलेज के लिए लगाना है तो हम हाई प्लांट पॉपुलेशन पे जा सकते हैं, आप 32,000 तक भी जा सकते हैं। मगर आपने अगर ग्रेन पे लगाना है तो आपको 28 और 30,000 के दरमियान रहना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा या कम करेंगे तो आपका काफी अफेक्ट करेगा यील्ड। फिर सबसे दूसरी जो चीज है कि आपकी जो बेसिकली खाद की एप्लीकेशंस हैं, बिकॉज ये एकदम बड़ी जल्दी अपने जीडीयूज पूरी करके अपने लीफ स्टेजेस बड़ी जल्दी ये अचीव करती है, क्योंकि गर्मी होती है और टेम्परेचर की वजह से वो एकदम बढ़ती है। तो इसकी हम यूजुअली इधर यूरिया बहुत डिले हो जाती है या बहुत अर्ली हो जाती है, वो एक वो जो उसका पीक टाइम है वो उधर हम उसको मिस कर जाते हैं। इधर आपको मक्की बिल्कुल गुंजाइश नहीं देती, अगर उस दिन पानी लगना है तो वो लगना है, अगर वो स्टेज आ गई है तो उस वक्त यूरिया उसको देनी है। तो थोड़ी सी नाइट्रोजन मैनेजमेंट और उसके वाटर मैनेजमेंट अगर आप ठीक रखें गर्मियों में, तो इसकी भी एवरेज एनीवेयर बिटवीन 80 से 120 मन तक ये इस क्रॉप की भी आप ले सकते हैं। अभी मैं क्या वो एक सवाल आया था कि जी अगर हम अर्ली लगा लें चारे के लिए, अगर आप अर्ली लगा लेते हैं चारे के लिए तो उसमें आपका साइलेज 350 मन होगा, और जिस तरह आप उसको डिले करते जाएंगे वो 500 और 550 और 600 मन तक वो आपका साइलेज उसकी एवरेज चली जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपकी ये 40-42 डिग्री जिस वक्त होता है तो ये बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देता है मक्की को। एज लॉन्ग एज 38 डिग्री से नीचे आ गया आपका हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर 30 से नीचे आना शुरू हो गया, लेट से 20s में रहना शुरू हो रहा है, तो आपकी मक्की आप बड़ी अच्छी उसको फिर आप उसको लगा सकते हैं। मैं यूजुअली 15-20 जुलाई अपने एरिया में लगाना शुरू कर देता हूँ। फिर जो बारिश की भी वो बात कर रहे थे, ये हमारी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इतना नहीं है, हमारी जमीन करंडी जाती है ज्यादा। अगर आपने लगाई भी हो मक्की और ऊपर बारिश पड़ जाए तो उसके ऊपर वो एक इफेक्ट तो होता है, मगर आप अगर अपने सॉइल के ऊपर काम करें, उसकी हेल्थ पे काम करें, तो आपने मक्की लगाई भी हो और उसके ऊपर बारिश भी हो जाए तो वो
इतनी ना हो कि उसका बुरा ही हाल हो जाए, मगर बारिश जिस तरह हो रही है नॉर्मल उस तरह हो जाए तो उसका भी कोई इतना मसला नहीं आता, वो बड़ी आराम से जर्मिनेट कर जाती है। हाँ, जो करंडी जाती है, सख्त हो जाती है या चिकनी टाइप को मिट्टी है, उसमें वो काफी जर्मिनेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गंद का कंट्रोल। गर्मियों में आपने इसको कह लें 6 पत्तों की हालत से पहले पहले कोशिश करनी है गंद का कंट्रोल कर लें, और 6 पत्तों से पहले पहले इसको कुछ के बाद केमिकल स्ट्रेस ना कोई आए। बिकॉज आप देखेंगे अगर ये एक वैरायटी है वो 20 लाइनें बना रही है, तो यूजली इस वक्त हम कोई केमिकल स्ट्रेस मार देते हैं, वो आप 14 लाइनों पे आ जाती है। आमतौर पे ये आपका हर्बिसाइड स्ट्रेस ही होता है। ये मैंने देखा है लोगों के प्रैक्टिसेस में, वो इधर अपना काम खराब करते हैं। तो कोशिश करें प्री और पोस्ट ऐसी मारें कि वो अर्ली में उसको आप कवर कर जाएं गंद को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने फॉल आर्मी वर्म ये इसको आने नहीं देना। ये आप ल्यूफरॉन एमामेक्टम जिस तरह ही 10 दिन की मक्की होती है आप इसके ऊपर स्प्रे करें। 50 ml ल्यूफरॉन एमामेक्टम, वो 20 लीटर वो जो स्प्रे पैक होता है उसमें 50 ml। और उसके बाद फिर हमने ये फार्मर्स ने ये खुद ही वो एक सेल्फ मेड बनाई हुई है एमामेक्टम ल्यूफरॉन और कुछ डीजल और वो बजरी के साथ। उसका बेहतरीन मुझे रिजल्ट आया, पिछले साल भी आया है, इस भारिया में भी आया है, और पिछले साल मेरी काफी मक्की इफेक्ट हो रही थी फॉल के साथ, तो इसने मुझे कंट्रोल किया था। हमने खुद एक सेल्फ मेड, अब सारे फार्मर्स को पता है वो किस तरह है, वरना मैं फॉर्मूला भी वो मैं शेयर कर सकता हूँ, कितना डिफिकल्ट नहीं है वो। अगर आप 2 बार डाल दें, यानी आपने 10वें दिन स्प्रे करनी है मक्की के उगने के बाद, उसके एग्जैक्टली 10वें दिन आप वो दानेदार एक बार डालें, उसके 8वें दिन दानेदार डालें, और उसके फिर 8वें दिन डालें। बिकॉज ये 40-45 डेज में ये टैसलिंग कर जाती है। तो आपको आई एम श्योर कि फॉल आर्मी वर्म बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट करेगा। जिधर हमने ये प्रैक्टिस की हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए। जिधर हम वो स्प्रेज और उस पर लगे रहे, हम बस स्प्रेज ही करते रह गए, तो बड़ा वो औखा था। मैं भारिया के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूंगा कि इस साल क्योंकि मौसम बड़ा अजीब सा था, बड़ी गर्मी थी, हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम इसको टैसलिंग के बाद 1-1 kg पोटाश और यूरिया साथ फ्लड करी जा रहे थे। उस मक्की ने गर्मी कम उसको ने अफेक्ट किया और उसकी यील्ड भी बहुत जबरदस्त निकली। हालांकि 1-1 kg हम उसको हर पानी के साथ 1-1 kg MOP और 1 kg यूरिया आफ्टर टैसलिंग, यानी उसकी ग्रेन फिलिंग स्टेजेस पे, तो उसने हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। हमारी एक 20 से 25 मार्च की मक्की कानवे 08 भी लगी हुई, क्रॉस्ड 120 मॉड्स इस अपना गर्मी के स्पेल में। हालांकि इस बार बहुत इफेक्ट हुआ है, यील्ड्स अबाउट आई वुड से 30-35% कम निकली हैं गर्मी है। बट ये आप गर्मी भी मिटिगेट कर सकते हैं हल्की फुल्की पोटाश के साथ। बाकी इनका भी आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि वो मल्चिंग करके वो करें। आई विल ट्राई दैट ऑल्सो जी। बाकी आपने वही है कि आपने ये जो आपकी इस वक्त की जो मक्की है जो हम लगा रहे हैं, ये आपको टाइम बिल्कुल नहीं देती, आप गलती की यानी गुंजाइश नहीं देती। तो आपने इसके ऊपर चढ़ के ऊपर काम करना होता है, फिर ये यील्ड देगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि सर ने फॉल आर्मी वर्म की बात की, तो इसके लिए भी हम अमजद साहब से जो है वो बात उसकी तरफ भी जाएंगे कि कीड़ों मकोड़ों का कैसे जो है वो इसका इस पे शुरू में हमला होता है और उसको किस तरह से काश्तकार जो है इसका तदारुक कर सकते हैं। अभी मेरे साथ उसामा साहब है जूम पे, उनका कोई क्वेश्चन है जी। उसामा साहब पूछें आप। 2 से 3 क्वेश्चन हैं सर। हमारे इलाके में 16 के बाद सर सोइंग हुई है मेज की, और अब बारिशें हो गई हैं और वो सॉइल के ऊपर ना एक रस्सी बन गई है। तो सर आप उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको अब, या तो उसकी जर्मिनेशन तो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, लेकिन हम उस क्रस्टिंग को अगर ब्रेक कर लें किसी तरह तो क्या वो जर्मिनेट कर जाएगी? और दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर, आप जो जंतर का बता रहे हैं, मैंने कॉमनली फील्ड विजिट करता हूँ सर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस जगह पे जंतर होता है ना,
पहले वो इनकॉर्पोरेट भी किया हो, तो वहाँ पे फॉल आर्मीवर्म का अटैक ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज फील्ड जिनमें हमने जंतर नहीं इनकॉर्पोरेट किया हुआ। नो डाउट उसकी फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उधर फॉल आर्मीवर्म का अटैक भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या हल है, कोई आप मुझे बता सकते हैं? और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि जो आप बता रहे हैं कि सर हम खुद बना रहे हैं ये वाली एमामेक्टिन ल्यूफेरॉन से पेस्टिसाइड, सर उसको अगर छोटे प्लांट पे हम अप्लाई करते हैं ना, तो अगर उसकी ओवरडोज हो जाती है तो वो प्लांट की शेप ही अजीब हो जाती है, वो उसके पत्ते अजीब से मुड़ जाते हैं। वो मेरे पास उसकी फोटोज हैं, अगर मुझे शेयर किए, लेकिन उसकी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। तो ये उसके लिए आप डोज कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इतनी डोज हम डालें? देखिए, आप उसमें प्रोबेबली पानी ऐड कर रहे होंगे। अगर आप जब आप मिक्सचर बना रहे हैं, उसको बजरी को लगा रहे हैं, उसमें आपने डीजल ऐड करना है रात दिन पानी, तो पानी के साथ मिक्स नहीं करना। उसको डीजल के अंदर आप ना अबाउट 200 ml डीजल, बाकी ये दवाइयां लगा के और उसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो मुझे तो अभी तक कोई मसला नहीं आया। कोई केमिकल पत्तों का कोई मसला नहीं है। मैं वो एक आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ जी। लेट मी जस्ट फाइंड इट। बाकी जंतर का जो आप कह रहे थे, वो बिकॉज जंतर एक होस्ट प्लांट आप देखेंगे, उसको भी अपना वो पड़ता है, आर्मी वर्म और फॉल आर्मी वर्म। तो आप अगर इसको उगते साथ ही हल्का सा ये एमामेक्टिन लूफेरॉन यानी 8वें-10वें दिन स्प्रे कर देंगे, तो वो काफी हद तक उसको मिटिगेट कर जाएगा। मगर आपने इसको चढ़ के रखना है इसके ऊपर, यानी अपने दानेदार जो है वो आपने उसको टाइमली देनी है। हर 10वें दिन भी आप दें और 3 एप्लीकेशंस करें, तो वो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू सो मच सर। जी सर। मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि जी सर। जी सर। साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो इसमें जो हम जमीन से लेते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको देते कुछ नहीं है। ये स्वाय वो केमिकल डाल लेंगे। तो ये जिस तरह हमारे अभी यंग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर शेर साहब हैं, साथ इनके सीनियर साइंटिस्ट हैं अकरम साहब चौधरी, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये आइडिया दिया है। तो ये इसको आगे लेके चलना और इसकी प्रमोशन भी करनी है इंशाल्लाह हमें, कि वो जो मल्चिंग वाला काम है ना, वो बहुत अच्छा है। एक तो सॉइल हेल्थ के वाले से, और सॉइल टेम्परेचर जो है वो बड़ा मुनासिब रहता है रूट्स की ग्रोथ के लिए। रूट्स ग्रो करती हैं तो फिर आगे पौधे चलते हैं ना। रूट एंड शूट रेशो मेंटेन रहेगी तो आगे काम चलेगा। तो ये सॉइल टेम्परेचर जो है ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। जब सॉइल टेम्परेचर ही हाई हो जाता है तो वो इनिशियल सीडलिंग जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से ही ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ, और येलो पौधे हो जाते हैं। जब पौधे येलो हो जाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस की इफेक्ट हुई, यानी मल्टी डायमेंशनल उसके ऊपर असरात आते हैं। तो ये इसको इतना मतलब हमने लाइट नहीं लेना है इस चीज को कि मल्च जो है मल्चिंग, इसको जो भी है इसको ऊपर आए आप लोग। हम इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसमें बेनिफिट्स लामहदूद है। कि एक तो ये है कि साइड का टेम्परेचर मुनासिब रहा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी बड़ी साइल के अंदर। फिर जो पौधे को जब लगातार चीजें मुनासिब टेम्परेचर पे मिलती हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आती है। जब रेजिस्टेंस आएगी तो वो लामहल्ला कीड़ों के अगेंस्ट और बीमारियों के अगेंस्ट जब रेजिस्टेंस आएगी तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। क्योंकि ये मकई जो है एक पौधा, एक सिंगल टिलर का पौधा है। इसका मल्टी टिलर होता तो और तरह से हम देखते, लेकिन सिंगल टिलर होने की वजह से अगर इसको किसी बीमारी ने या कीड़े ने या एनवायरनमेंट के किसी भी स्ट्रेस ने थोड़ा सा इसको टच भी कर लिया तो इसने वो रिजल्ट नहीं देने जो एक हेल्दी पौधा देगा। लिहाजा वो उसको एक सिंगल यूनिट हमने लेके चलना, यानी छोटे लेवल पे सोच के, तो फिर जाके हमें ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो लिहाजा इसके ऊपर आप जरूर आए साइल हेल्थ के वाले से। बाकी के किसी दोस्त ने अभी फरमाया कि वो फॉल आर्मीवर्म का अटैक जो है जहाँ हम जंतर कास्ट करते हैं वहाँ पे ज्यादा होता है। खैर इसके ऊपर कोई रिसर्च बेस्ड कोई बात तो नहीं है, क्योंकि हम भी फील्ड में रहते हैं, कभी जंतर के ऊपर अभी फॉल आर्मीवर्म रिपोर्टेड भी नहीं है।
कहीं हमने नहीं देखा इसके ऊपर अटैक इसका। तो अगली बात यह है कि जैंतर में जब सॉइल की हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं तो फिर बात वो ही आ जाती है कि सॉइल की हेल्थ बेहतर होगी तो पौधे की हेल्थ बेहतर होगी। सॉइल का टेम्परेचर बेहतर होगा तो रूट जो है वो ज्यादा स्प्रेड करेगी, रूट ज्यादा स्प्रेड करेगी तो आगे शूट स्प्रेड करेगी। ये इस तरह से साइंटिफिकली चीजें चलती हैं। तो हम जो सुपरफिशियल चलती है इस तरह नहीं, इन चीजों को हमने देख के चलना है। तो ये बात जो है ना, मैं इसको नहीं मानता कि फॉल आर्मी वर्म जो है ये जंतर की वजह से बढ़ता है। मेरे ख्याल में तो ये कम होना चाहिए, क्योंकि उसकी अगर जड़ें देखें जो है वो जंतर को, उसके साथ नॉड्यूल्स होती हैं जो कि फजा की नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, सॉइल में नाइट्रोजन लेवल को अप करती हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी अप करती हैं। तो जब सब कुछ पौधे को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा कि पौधे में रेजिस्टेंस आएगी। तो फॉल आर्मी वर्म का अटैक साइंटिफिकली जो साइंस कहती है वो कम होना चाहिए। पता नहीं उनकी ऑब्जर्वेशन में कोई किसी और वजह से ना हो, लेकिन इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन नहीं है। आई थिंक जंतर में आर्मी वर्म का तो मैंने अटैक देखा है, आई हैवंट सीन, मैंने फॉल आर्मी नहीं देखा बट आर्मी वर्म मैंने देखा। देखिए एक्सक्यूज मी बाबर साहब, फॉल आर्मी वर्म का बिहेवियर और जो एग्जिस्टिंग जो दो स्पीशीज है ना प्रीडोमिनेंटली, उसमें लाइटूरा है और एक्सिलुआ, वो आते हैं ठीक है ना। उनका तो चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले ही किसानों को पता था कि वो इजीली मैनेज भी हो जाते हैं। इसका जरा ये है कि न्यू पेस्ट था और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है केमिकल के अगेंस्ट। दूसरे इसका ड्यूल बिहेवियर है, ये सिर्फ आर्मी वर्म नहीं है, ये बोरर भी है जी, बिल्कुल हाइब्रिड बिहेवियर है, ये सुराख भी करता है और पत्ते भी खाता है, ठीक है। तो इसका इन्होंने ना इधर अफ्रीका में बहुत जबरदस्त इन्होंने किया हुआ है, बड़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बेसिकली बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं और वो स्प्रे करते हैं, जिससे आपकी ये बीटी कॉटन भी बन रही है उसकी जीन्स लेके। मगर ये वो एक उसको इन सीचू अपना मल्टीप्लाई करके और ये स्प्रे कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मर्स भी करते हैं, तो वो उनके पास बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है अपना अफ्रीकन के पास। एक चीज को लेके चलेंगे ना, हम किसी भी एक चीज को, वो मसाइल क्रिएट करेंगे। हमने चलना है सभी चीजों को इंटीग्रेशन में लेके। जी इंटीग्रेटेड वे में चलेंगे तो हमें वो कंट्रीब्यूटेड रिजल्ट मिलेगा ना। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके, किसी चीज के कोई मसाइल होते हैं, हम अगर उसी को हम लेके चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि हम वो चीजें लूज कर जाएंगे। लिहाजा हमने हर चीज को, पूरी इकोलॉजी को देख के चलना है। जी बिल्कुल। जी बैसिलस की जरूरियात और जी बैसिलस थेरेंजेनेसिस वैसे भी आपकी सॉइल्स में है और होता है। इसको ये करते हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स बनाता है और मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं वो इसको मल्टीपल तरीके से मारती हैं। तो जब वो उसके मल्टीपल तरीके से मारता है, उसकी रेजिस्टेंस जरा मुश्किल, यानी इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड दैट रेजिस्टेंस। जो हम केमिकली मारते हैं वो तो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस बिल्ड करता है उससे, यू नो। इस वाले से बाबर साहब मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जो हम चीजें इस तरह लेके चल रहे हैं कि हमने बस वो दुश्मन देखा तो फायरिंग शुरू कर दी, इस तरह नहीं, ठीक है ना। हमने जो मतलब हमने जब पौधा 5 दिन का जर्मिनेशन के बाद 5 दिन का हो जाता है ना, तो हमने उसकी पेस्ट स्काउटिंग वीकली लाजमी करनी है, एक दिन जो हफ्ते में ना लाजमी करना, बिल्कुल ठीक है ना। यानी अन्य बार नहीं चलना, क्योंकि ऐसे हम स्प्रे कर दे 10 दिन बाद वो पेस्ट हो ही ना, दुश्मन हो ही ना, अगर है भी है तो वो बहुत ETL लेवल से लो है, माइनर है, तो उसको हम इस तरह नहीं करना। जब ETL पे आए तो हमें फिर कोई उसका उपाय करना है, तो ताकि हमने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, सॉइल को भी बचाना है, जो दूसरे एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको सभी को देखना है। तो मतलब केमिकल जो है ना, इसको लास्ट वेपन के तौर पे यूज करना चाहिए, पहले अल्टरनेटिव पे। तो इंशाल्लाह हम कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं हमारी रिसर्च में कि हम कुछ करीब पहुंचे हुए हैं, 1-2 साल में इंशाल्लाह हम कोई अच्छा आप लोगों को प्रोडक्ट देंगे ताकि आप लोगों को ये मसाइल काफी हद तक कम हो जाए।
तो ये चीजें थैंक हो यू रही सो हैं। मच सर अमजद, काफी मतलब आपने भी इंफॉर्मेटिव बात की है। जो मेन हमारा हम किसी भी फसल को ले लें, हमारे पास मौसमी मकई है, बखारिया मकई है, गंदम है, फसल की सेहत से लेके फसल का टेम्परेचर, हर चीज जो है जमीन की में मौजूद हर चीज जो है वो फसल की अच्छी पैदावार और अच्छी बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करती है। हमारी जमीन जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारी फसल जो है वो बेहतर पैदावार देगी। शुएब साहब, आगे मेरे पास फेसबुक पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हम वैरायटीज की बात कर रहे थे, तो साउथ पंजाब स्पेशली रहीम यार खान के एरिया में ऐसी कौन सी रिकमेंडेड वैरायटीज हैं मौसमी मकई की जो कि बेहतर पैदावार देती हैं और वहाँ के जो साउथ पंजाब के जो काश्तकार हैं उनको काश्त कर सके। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुएब साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी उसमें मुख्तलिफ जो हाइब्रिड हैं जिसमें डीके के मतलब पायनियर के भी हैं, सिंजेंटा के भी हैं, और उसमें एक P4040 है पायनियर का, डीके 8148 है, और सिंजेंटा का 7720 है। ये अच्छे हाइब्रिड हैं, ये वहाँ जो है जनूबी पंजाब के लिए भी मौजू हैं। इसमें डॉक्टर साहब जो हमारा हाइब्रिड है 5427 वो पूरे पंजाब के लिए रिकमेंडेड है। जी जी वो जी मतलब और दोनों मौसमों के लिए रिकमेंडेड है, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो भी नेशनल लेवल पे कंपटीशन के बाद आया है, उसको भी देखा जा सकता है। जी जी हाँ सर, उसमें ये ना कि उसके जो है हमारा जो हाँ जो लोकली ब्रेड हाइब्रिड है हमारे MMR यूसुफ वाला का YH5427 5427, वो बहुत ब्रिलियंट है अगेंस्ट हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, लेकिन उसमें अब जो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। हमारा पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU टाइप हमारा एग्रीमेंट जो है इट इज अंडर प्रोसेस कि हम उनको इम्ब्रॉयड लाइन्स दें और वो उसको सीड को मल्टीप्लाई करके प्रोड्यूस करके तो वो फार्मर तक पहुंचाए। तो हमारे यहाँ अभी MMR में सीड मिल रहा है, और लेकिन वो है लिमिटेड क्वांटिटी में। तो वो तो बहुत ब्रिलियंट है जी। हीट जब 2019 में जब मैंने बताया कि हीट वेव आई थी और वाइप आउट हो गई थी, मेज जो है उसको दाना ही नहीं पड़ा था, तो जहाँ जहाँ पे हमारा 5427 लगा था उसके बड़े शानदार और रिजल्ट्स आए थे, और उसने सस्टेन किया था यील्ड को, यानी कि बाकियों ने जो है वो बहुत ज्यादा उनकी इफेक्ट हुई थी। तो हमारा हाइब्रिड चूंकि लोकली ब्रेड हुआ है, लोकली एनवायरनमेंट में ये इन्वर्ट लाइन्स डेवलप हुई हैं और बार बार टेस्ट हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने उसको, लेकिन लिमिटेशन ये है कि उसकी जो पैदा हमारे यहाँ जो क्वांटिटी है अवेलेबल टू द फार्मर्स वो लिमिटेड है, और जो है वो क्या उसे कहते हैं कि कमर्शियल बेस में जैसे है उसके लिए एफर्ट्स चल रही है अभी। जी सर, बहुत डॉक्टर साहब जी सर। एक्सक्यूज मी सर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि चूंकि हम क्यों सीड नहीं बड़े लेवल पे बना पाते, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है एक्सपेरिमेंटल एरिया वो है कम। हम बड़े मेगा लेवल पे जो है ना उसकी पैदावार नहीं किसी भी सीड की, हम तो न्यूक्लियस सीड पैदा करते हैं और आगे राइट्स देते हैं पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को कि वो आगे बड़े लेवल पे इसको पूरे पंजाब में मतलब इसकी मैस प्रोडक्शन करके तो वो लोगों को दे। तो हमें हमारे पास एरिया की लिमिटेशन है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम बड़े लेवल पे नहीं पैदा कर सकते। जी सर, ये भी न्यू वैरायटीज को बनाने के लिए ये भी थोड़ी सी लिमिटेशंस जो है वो आ जाती हैं जो कि फेस करनी पड़ रही है आजकल हमें। और इसी के साथ अगर हम अपना प्रोग्राम जो है वो इसमें थोड़ा सा आगे लेके जाए सर, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत जरूरी है। अब बेहतर पैदावार लेने के लिए सिर्फ ये नहीं कि बीज लगा दिया, उसको पानी दे दिया, खाद दे दिया, छोटी छोटी बातें जैसे कि बीज की मिकदार कितनी होनी चाहिए, और बीज को जहर लगाना काश्त करने से पहले, सोइंग से पहले जो जहर लगाना वो किस कदर अहम है। अक्सर काश्तकार जो भाई हैं वो इस चीज को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और बीज जो है उसको ट्रीट किए बगैर काश्त कर देते हैं। जबकि अगर हम बीज को जो है वो जहर लगा के काश्त करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी बीमारियां और बहुत से कीड़े मकोड़ों से जो है वो हम अपनी फसल को जो है वो इब्तदाई मराहल जो है उसमें बचा सकते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीज का जो है वो मिकदार कितनी होनी चाहिए और वो बीज को काश्तकार हजरात जो है वो किस तरह से ट्रीट करें सोइंग से पहले? जी शुएब साहब। अच्छा, जहाँ तक मिकदार की बात है तो वो तो अब जो 10 किलो का बैग होता है और वो एक उसमें जो दाने हैं तो वो भी कंपनी जो गिन के डालती है, तो वो 1 एकड़ के लिए ही उसको रिकमेंड किया जाता है। 12 प्लांट पॉपुलेशन की जैसे कहा कि 30,000 प्लांट्स का आपने टारगेट रखना है, तो उस हिसाब से जो है वो एक बैग जो है पर एकड़। तो जो इसमें सीड ट्रीटमेंट की बात है,
सीड ट्रीटमेंट जो है इसमें एक दो चीजें होती है ना, एक इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े मार दवाई जहर होती है और एक फफूंद कुश जहर होती है। तो ये दोनों को लगाना बहुत जरूरी है। अर्ली स्टेज पे इसको जो है इंसेक्ट से भी बचता है पौधा, और ड्यूरिंग जर्मिनेशन भी बचता है। ये नहीं कि पौधा होने के बाद ही, ड्यूरिंग जर्मिनेशन भी इस पे जो है वो शरारत हमला कर सकते हैं, उससे भी बचाव इसका रखना है। और दूसरे नंबर पे जो अर्ली जब पौधा बाहर निकल आता है, पहले 1, 2, 3 लीफ स्टेज तक ये इसको प्रोटेक्शन देता है। और इसके साथ फफूंद कुश जो है जहर, जिसको फंजीसाइड कहते हैं, वो भी लगाना है। और अब मार्केट में बहुत सी दवाइयां ऐसी आ गई हैं जिसमें ये दोनों जहर मौजूद हैं। होमरे मौजूद है, अर्जाइल सुपर है, जिसमें जो है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का जो कम्बिनेशन मौजूद है। और उनकी जो डोज है वो लेबल के ऊपर उनके दर्ज होती है। और मैं रिकमेंड करूंगा तमाम फार्मर्स को, ये मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप उसको यूज करें, काइंडली कोई भी दवाई यूज करें, उसका लेबल जरूर पढ़ें। तो लेबल जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको उसकी डोज का पता चल जाता है, उसका तरीकाकार का पता चल जाता है। तो ये क्योंकि हर दवाई का जो है उसकी जो डोज है पर किलोग्राम बीज के आपने कितने मिलीलीटर लगाना है, ये कितने ग्राम लगाना है, वो अलग-अलग है तमाम जहरों की। तो अब उसको जरूरी है कि उसका जो लेबल है उसके मुताबिक करें, और जो है उस बिजाई से जो है कि ओवरनाइट ना रखें उसको, जब बिजाई करनी हो उसी दिन ही उसको जहर लगाया जाए। जी सर, मतलब अगर बुझाई से एक दिन पहले कर लेंगे, जिस दिन बुझाई करनी है उसी दिन उसको जहर लगा के बुझाई करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले रखेंगे तो उसमें उसकी एफिकेसी जो है दवाइयों की वो कम हो जाती है। किसी वजह से क्या उसे कहते हैं, रगड़ बीज के आपस में रगड़ की वजह से दवाई उतर सकती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो है ना ओवरऑल अगर बात करें तो कम हो सकती है। तो बेहतर ये है कि जिस दिन बिजाई करनी है उससे थोड़ी देर पहले उसको सीड ट्रीटमेंट करें, ताकि वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम रहे और ज्यादा दिनों तक वो आगे चले। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि इसके तरीका काश्त और जमीन की तैयारी का, वैसे अगर मैं साहिवाल के इलाके में जैसे मेरा टूर था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि साहिवाल के जो जमीनें हैं वो काफी उनकी अच्छी पैदावार आ रही थी, तो उनको ऐसा इतना कोई मसला नहीं था उनकी जमीनों में कि जिसमें उनको कोई ऑर्गेनिक मैटर की ऐसा कमी हो जिसकी वजह से उनकी पैदावार जो है कम है। लेकिन फिर भी इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो हम गोबर की खाद वगैरह डालते हैं जमीन की तैयारी करते वक्त, तो ये काफी अहमियत की हामिल है। तो इसके लिए आप काश्तकार को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो जमीन की तैयारी कैसे करे, और फिर इसकी जो काश्त करते हैं बटों पे पटरियों पे, उसका क्या तरीकाकार है जिससे मेरा ख्याल है कि बेहतर जो अगर तरीकाकार भी दुरुस्त हो तो उससे भी पैदावार जो है वो फसल की अच्छी आती है। जी, मकई के फसल ऐसी है कि इसको एक एक फैक्टर जो है, एक यानी कि हाइब्रिड के चुनाव से लेके उसकी तरीका काश्त, खाद, पानी, उसको वो आपको अगर आप मिस करें, गलत करेंगे तो आपकी पैदावार उसी हिसाब से उसी परसेंटेज से कम होती जाएगी। जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक मैटर की बात की, तो ऑर्गेनिक मैटर तो हमारे साहिवाल में भी कम है और पूरे पाकिस्तान में ही कम है। ये अमेरिका में एक रिपोर्ट देख रहा था कि 1960s में कोई स्टेट थी, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसमें कुछ 6% सॉइल्स में 6 से 7% ऑर्गेनिक मैटर था। तो वो चलते चलते इंटेंसिव एग्रीकल्चर या बार करने से उनका वो 2.5-3 पे आ गया। तो जब 2.5-3 पे आया तो उन्होंने शोर मचा दिया कि ये तो हम जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। तो वहां पे तहरीक जो अब चल रही है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की चल रही है। तो यहाँ पे देखें वो 2.5-3 पे आए हैं, तो वो इतने सेंसिटिव हैं, कॉन्शियस है ऑर्गेनिक मैटर से, कि वो जो है उसको दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं कि हमने वापस जो है इसको सस्टेन कर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो हमारी सॉइल में तो अब हम जब देखते हैं तो ये तकरीबन 0.5 से लेके 0.6, 7, 8 इससे ऊपर एक वाली जमीन जो है वो बहुत कम देखने में मिलती है जिसमें 1% भी ऑर्गेनिक मैटर हो। तो ऑर्गेनिक मैटर तो जितना हो वो उतना ज्यादा बेहतर है। अब तरीका काश्त की अगर बात करें तो तरीका काश्त इसका हमारे यहाँ अब जो मैं देख रहा हूँ कि काफी ट्रेंड जो है वो कोठों पे काश्त का आ गया है, बेड्स के ऊपर दोनों साइडों पे लगाने वाली कोठे, और वो बेहतर भी है। मेरे जाती जो तजर्बे रहे हैं उसमें वाटर एफिशिएंट है, यानी कि उसमें रिज या खेलियों के मुकाबले में पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है और उसमें पैदावार भी ज्यादा होती है। और हमें क्योंकि वो कोठे के दोनों सर सिमत जो है वो बिजाई होती है, तो इसलिए जो फी एकड़ लाइनों की तादाद है वो खेलियों की निस्बत जो कि 2.25 से 2.5 फुट या 2 फुट के फासले पे रखती है, उसमें तो कुछ तादाद जो है लाइनों की ज्यादा हो जाती है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन जो है हमारी थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ये फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी ज्यादा पैदावार का। तो अगर तो खेलियों पे काश्त करनी है तो वो उसी का 2.25 से 2.5 फुट, और जिसकी जो बीज लगाना है वो हमने
साउथ वाली सॉरी शुमाल वाली सिमत पे हमने इसका बीज लगाना है, जनूब वाली सिमत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सीजन में ये होता है कि धूप बहुत तेज होती है। अगर हम जनूब वाली साइड पे करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनशाइन रेज पड़ रही होती हैं, तो वो जल्दी पानी वेपोरेट होने की वजह से वहाँ पे उसको नमी की कमी आ सकती है, बीज को जर्मिनेशन होते ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जिससे जर्मिनेशन मुतासर होगा। तो बेहतर ये है कि उसको शुमाल वाली सिमत पे अगर बीज को लगाएंगे तो वहाँ पे चूंकि डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ेगी, गर्मी कम होगी, तो वहाँ पे ज्यादा देर जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और मॉइस्चर उसको बेहतर मिलेगी, जिसकी वजह से जर्मिनेशन उसकी इंप्रूव होगी। तो अगर हमने 2.25 से 2.5 फुट के रिजेस बनाई है, तो तकरीबन 6 इंच का फासला जो है पौधे से पौधे का फासला वो हम मेंटेन करते हैं, तो हम तकरीबन 30,000 पौधे फी एकड़ हम हासिल कर सकते हैं। अगर हमने कोठों पे काश्त करनी है, तो जो मैंने ट्रायल किए थे, एक 3 फुट डिस्टेंस के कोठे बनाए थे, एक 3.5 और एक 4 फुट। ये कोठे से मुराद ये है कि अगर मैं 3 फुट बात कर रहा हूँ ना तो बेड की, तो ये है कि जो खाले हैं जिसने फरो बनानी है, मतलब ट्रैक्टर के पीछे जो खाले लगे हैं जिन्होंने फरो बनानी है, खेली बनानी है, उनके दरमियान फासला 3.5 फुट होना चाहिए, जिससे जमीन के अंदर मतलब फैल जाना है। तो वो अगर मैं बेड टॉप की बात नहीं कर रहा, बेड टॉप जाहिर बात है वो तकरीबन 21-22 इंच का बनेगा और 21-22 इंच की भी खेली बनेगी। 3.5 फुट का जो बेड था, जो यानी कि उसके जो फालों के शैंक्स के दरमियान जो फासला था वो तकरीबन 3.5 फुट हमने 42 इंच रखा था, उनकी पैदावार जो है वो ज्यादा बेहतर आई थी, वो ज्यादा वाटर एफिशिएंट भी थे जो है। तो अगर हम 3.5 फुट के फासले पे कोठे बनाएं या बेड्स बनाएं, तो उसमें जो है हमें तकरीबन 7 इंच के फासले पे अगर बीज लगाएं, तो हमारा तकरीबन 30,000 पौधे फी एकड़ जो है वो हासिल होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ही मेरे कोलीग उसामा है, उसामा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी उसामा साहब पूछिए, आप क्या सवाल आता है? अरे अक्सर मैंने मेज पे देखा कि लीव्स के ना एजिस पे स्पेशली किनारों पे डेंटेशन सी पड़ जाती है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे झुर्रियां नहीं पड़ जाती, जिस तरह झुर्रियां पड़ गई होती हैं, तो वो पत्ते पे झुर्रियां सी पड़ जाती हैं और उसके अंदर येलो और ग्रीन स्ट्राइप सी बन जाती है, मतलब कि लाइनें येलो ग्रीन वरना शुरू हो जाती है, रोनमा होती है। सर ये किस वजह से होता है, इसका या कोई हल बता दें। ये मुझसे सवाल है जी? जी सर। सर अच्छा, इसमें ये जो आप कह रहे हैं येलो ग्रीन स्ट्रिप सी बन जाती है, बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमने फील्ड में देखा है कि हमारी फील्डों में जिंक बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहा है, और अब तकरीबन जैसे यूरिया तमाम जमीनों में डिप्लीट हो चुका है, ऐसे ही तकरीबन ये जिंक जो है ना बड़ी तेजी के साथ तकरीबन हमारी 60-70% जमीनें जो है जिंक डिप्लीटेड हो चुकी हैं। तो हमें तो ये अक्सर जो देखने में मिलता है वो न्यूट्रिएंट खासतौर पे जिंक जो है वो उसकी डेफिशिएंसी जो है ना, उसके ये सिम्टम्स होते हैं जो ये बात कर रहे हैं, और हमने भी इसको अक्सर जमीनों में देखा है। तो इसका जो है वो एप्लीकेशन जिंक एप्लीकेशन है, एट द टाइम ऑफ सोइंग जो है वो जिंक अप्लाई किया जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। आगे बाबर फरीद साहब, आपके लिए क्वेश्चन आया फेसबुक पे जो आपने बैसिलस थ्रोजेंसिस डस्ट फॉर्मुलेशन की बात की थी, वो पूछे कि क्या पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो चुका है या पाकिस्तान में भी इस पे काम किया जा रहा है, जो आप अफ्रीकन की बात बता रहे थे। जी बाबर साहब, आपको आवाज आ रही है? ये लैब्स में पड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पड़ा हुआ है, तो इधर तो बिल्कुल पड़ा हुआ है। मैं एक्चुअली आपके जो कुलीग का एक क्वेश्चन था स्ट्राइप्स वाला, उसमें 1-2 चीजें ऐड करना चाह रहा था। देखिए, जो मक्की के पत्ते के ऊपर जो उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, अब जिंक मैग्नीशियम, सल्फर और एक इसकी बड़ी एक सिमिलर किस्म की वो स्ट्राइप्स आती हैं। और वो जो सिलुएट की बात कर रहे हैं, वो बोरॉन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे हमारे जिंक की बहुत डेफिशिएंसी है, मुझे तो बोरॉन भी अब बहुत डेफिशिएंट नजर आ रहा है। आपको हर वीट की फील्ड में बोरॉन डेफिशिएंसी नजर आती है, पत्तों में, और मक्की में भी नजर आती है। ये मैग्नीशियम ये इनकी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस तरह की उसकी अपना लाइंस पड़ रही हैं, स्ट्राइप्स पड़ रही हैं। वो है डॉक्टर साहब। जी 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 बिल्कुल, बाबू साहब सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये है कि सारा कि ये जो डेफिशिएंसीज हैं
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, इनकी जो सिम्टम्स हैं वो बाज ऑफ समटाइम्स गेट्स मिसलीडिंग, और इनकी बहुत ज्यादा तकरीबन मिलती जुलती, जैसे सल्फर मैग्नीज की बात कर रहे हैं और जिंक की बात कर रहे हैं, और ये कंफ्यूजिंग भी होता है बाज़ दफा। और एक्चुअली ये चीज जो है सॉइल टेस्ट से असर्टन होती है, पता चलती है, और इसका बेहतरीन तरीका भी ये होता है कि सॉइल टेस्ट किया जाए। तो ये या फील्ड विजिट होता है, इसका जो है ना विजुअलाइजेशन, ओवरऑल ये किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ही डेफिशिएंसी को जो है वो शो कर रही है। जी जी। अच्छा, बाकी बेसिलस की जो वो बात कर रहे थे, मैं पिछले को 1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ बड़ी, मैं मेरे हालांकि काफी लिंक्स भी हैं रिसर्चर्स के पास, तो मुझे वो बेसिलस थेरेंजेनेसिस अभी तक मिला तो है नहीं, तो मैं इसके ऊपर बड़ा काम करने की कोशिश में हूँ। बट ये जो आपके कॉटन सीड रिसर्च वाले हैं, ये इसका जीन्स लेके इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आपकी बीटी कॉटन में। मुझे सिर्फ बैक्टीरिया चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करके इसको स्प्रे करूं, बट अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। जी सर आपके हाथ में आया, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप हमारे काश्तकारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने ये फॉर्मूला जो है वो कैसे किया, काश्तकार बाकी भी जो है वो इससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। बाकी सर जैसे कि अभी उसामा ने क्वेश्चन पूछा और आपने बताया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उनकी सिम्टम्स, जैसे अगर हम लिटरेचर में भी पढ़े तो बहुत सिम्टम्स मिलती जुलती इनकी होती है कि बंदा ऐसे सुन के जो है वो ज्यूम नहीं कर सकता कि कौन सी जो है वो सिम्टम है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, वो मैंगनीज की है, वो जिंक की है, वो जिसकी है। तो इसके लिए जो है वो हमारे जितने भी काश्तकार हजरात हैं वो अपने अगर उनको कोई बीमारी है पत्तों पे या उनको सिम्टम्स जो है वो समझ नहीं आ रही है किसके, तो वो उसकी पिक्चर्स बना के जो है वो सावी के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप सावी के ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में भी जो काश्तकार है, उसामा अगर आपका फार्मर्स के साथ कॉन्टेक्ट है और वो इस तरह चाह रहे तो आप उनसे जो है वो बता सकते हैं उन्हें कि वो सावी के कम्युनिटी जो है वो सेक्शन है वहाँ पे वो पिक्चर डाल दें। जैसे कि हमारे जो माहिरीन हमारे बैठक में आते हैं वही हमारी ऐप पे, तो वो इसका देख के उसको जो है वो देख के ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं वो कि वो कौन सी न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी है, और फिर उसको बेहतर रिकमेंड दे सकते हैं। ऐसे कि सुन के उसकी रिकमेंडेशन देना वो मे भी गलत भी हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है कि देख के उसको जो है वो ज्यादा अच्छे से रिकमेंड किया जा सके। जी डॉक्टर खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी जी, बहुत शुक्रिया सायरा, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। मैं वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपने भी येलो पहना हुआ है आज, वो बिल्कुल ये मकई की, और मैंने भी येलो शर्ट पहनी हुई है, भी मकई की लामा, तो मेरा हाथ भी येलो है। ठीक है, आज हम मकई की बातें करते हैं। अच्छा बाबर साहब, मुझे जी सर ये बताएं कि पानी की बहुत कमी होती है, तो उसके लिए मतलब जो इसके जो कि ये तो ये वाटर लविंग क्रॉप है मेज, न्यूट्रिएंट लविंग भी है और वाटर लविंग दोनों चीज, तो इसको जो है मतलब आपने अभी चूंकि पंजाब गवर्नमेंट वाले भी कुछ कर रहे थे और हम भी अक्सर ये इस चीज पे बात करते हैं कि हमारे पास एक माशाल्लाह सावी के पास अभी एक प्लेटफॉर्म है, हम PCRWR के साथ मिलके काम कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार चाहें तो हम उनको जो है एक पानी की एडवाइजरी दे सकते हैं। तो आपने कभी इस चीज को देखा है कि पानी एडवाइजरी के हिसाब से आपने अप्लाई किया हो या कुछ सेंसर आपने लगाए हुए हो? नहीं जी, मेरे पास सेंसर नहीं लगे हुए। मैं अपना यूजुअली मैं काफी वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया यूज कर रहा हूँ। मैं अपनी क्रॉप ट्रैश जितना भी उसको बर्न नहीं कर रहा, उसको उसकी मैं मल्चर चला के उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो पानी रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मेरी जमीन की काफी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी सेंसर्स नहीं लगाए, आई वुड लाइक टू ट्राई देम। मैं अभी हम विजुअल थोड़ा सा उसको खोद के देख के वत्तर चेक करके फिर हम पानी लगाते हैं। हम बड़े उसको तरीके से पानी लगा रहे हैं। मेरी आम फार्मर से कम से कम तीन पानी कम लगते हैं, कम से कम 3 पानी का, 3 से 4 पानी का। और उसकी मेन वजह आपकी है कि चूंकि आप कि जो है जमीन के अंदर मेल्चिंग की हुई है, ठीक है जी, वो बीच में फसल लगा को आपने उसकी बाकियात, सॉरी टू कट इन, हमारा फार्मर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो अपना हर क्रॉप ट्रैश को तीली लगा देता। वो जिस तरह खादें इस वक्त महंगी हुई हैं, जिस तरह आपकी DAP की प्राइस है, पोटाश की प्राइस है, आप सोच नहीं सकते आप कितना अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसी को आप थोड़ा सा डीजल क्रश करके और उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी जमीन में और साथ वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करते जाएं,
वो आपको बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट्स देगा, और आपकी फर्टिलिटी भी वो इंक्रीज करेगा, वाटर रिटेंशन भी अपना करेगा, वो आपकी हीट मिटिगेशन भी काफी करेगा, आपको इतने सारे फायदे देगा, आपकी सोचों से बाहर है। बट हम वो इजी करते हैं ना जी, ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है ओ जी साढ़े तो जमीन नहीं वगदी जी, ऐ हो गया जी, वो रोला रूला इतना डालता है, बंदा तंग आके कहता है यार जा यार तू बाल ला तीली ला जी 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 तू जी जी तैयारी कर ले। बट ठीक जी जी बाबर बिल्कुल, ये साहब जो आपने बड़ी बात की है जी जी कि जी सर, मैं हमजा बात साहब करना कुछ चाह कह रहा रहे था। हैं। जी जी सर। मैं कहना चाह रहा था कि बाबर साहब ने वो बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो हम देखें हुकूमती लेवल पे बकायदा कंपेन चलाई जाती है कि ऐसा ना करें, बल्कि वो जुर्माने और ये वो आप तो सजाओं की तरफ हम जा रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर ना जलाएं। एक तो ये है कि वो हम जो ट्रैशेस पड़े हुए हैं उसको जलाते हैं, दूसरे जो एग्जिस्टिंग सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है उसका जो अपर क्रस्ट में है उसको भी हम ज़ाया कर देते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, और जितना उसका मतलब फौना है जमीन में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स हैं बेनिफिशियल, या कोई भी फंगस है, जो भी मतलब जरासीम फायदेमंद है, उनको भी हम ज़ाया कर देते हैं। तो लिहाजा इसको डिस्करेज करना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं उसको बिल्कुल इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि सॉइल हेल्थ अब पहले है। हम 3-3 फसलें ले रहे हैं एक एकड़े से, 3-3 फसलें, बल्कि चौथी का भी सोचते हैं साथ। अगर ये टेम्परेचर लिमिटेशन ना हो तो हम चौथी भी ले लेंगे। बस लिमिट हमारा कंट्री जो है कह ले लकीली या अनलकीली ऐसे जोन में है कि जब हम बहारिया में शुरू में कोई काश्तकारी करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर ठीक होता है, जब उसकी मेच्योरिटी की तरफ जाती है तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो मेच्योरिटी के वक्त मसला बनता है। जब ये मौसमी की तरफ जाए तो मौसमी में होता है कि शुरू में टेम्परेचर हाई होता है और एंड पे टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है जो मुनासिब होता है पौधों के लिए। ये टेम्परेचर बहुत बड़ा इशू बन रहा है, तो इनको देख के ही चलना हमने, तो फिर ही जाके कुछ बेहतर पैदावार ले सकते हैं। बाकी अभी एक सर ने कहा था कि वो जो पानी के हवाले से हमने कुछ आने वाले वक्तों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। ड्रिप इरिगेशन पे ना लगाई थी मकई, तो 2 साल के ट्रायल हैं, डॉक्टर साहब ने खुद कंडक्ट किए थे। उसमें पानी की भी सेविंग है, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब 140 के राउंड अबाउट पैदावार आई थी उसकी ड्रिप पे, 140 मंथ्स, हाँ जी प्लस ही थी इसमें। उसमें ये था कि पौधे की जरूरत हर वक्त पूरी थी, बीच में एक कह लें कि 1 घंटे का भी वक्फा नहीं आया, उसको लगातार पानी जितना रिक्वायरमेंट थी उसको मिलता रहा, उसको साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी उस पानी में थे, और वो इतनी एक्सीलेंट क्रॉप थी। हालांकि उसके ऊपर पेस्ट का इशू रहा था थोड़ा सा, दीमक का, चूंकि दीमक इसमें आ जाती है थोड़ा सा जहाँ हो, जहाँ ड्रिप इरिगेशन का थोड़ा सा दीमक का और टर्माइट्स का और रैट्स का, चूहों का, ये मसला आ सकता है। बाकी बहुत प्लस है, और उसमें पानी की बहुत सेफ्टी है। बहरहाल ये आने वाले वक्त की जरूरतें हैं, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इसमें पानी की भी बचत है, अगर वो कर ले तो इसका बहुत बेनिफिट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई थिंक ये जो कि अब मौसमी तब्दीलियां हैं, पानी कम होने वाला है, और हम अपने जिम्मेदार की जिस तरह से भी हो सके उसके अखराजात को कम कर सकें, पानी बचा सकें, तो चूंकि आने वाले वक्तों में ये चीज़ पे ज़्यादा निसार होगा हमारा कि हमने पानी कितना 1 किलोग्राम वो जो चीज़ पैदा की उससे पानी कितना लगा है। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये जिम्मेदार को बताने की जरूरत है, और ऐसा ऐसा वो समझ जाएंगे। सर यहाँ पे अगर एक पॉइंट ऐड करूँ, जैसे कि हमारे दिन ब दिन जो है वो पानी की कमी होती जा रही है, लेकिन अगर अगर हम जैसे ये बारिशों का स्पेल चल रहा है, अगर हम इसको भी काश्तकार जो एज एन ब्लेसिंग लें, और इस जो पानी जो ज्यादा फसलों में हो रहा है अगर उसको भी सेव करना शुरू कर दें, जैसे हम सर हमारी पिछली बैठक में भी गिल साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था कि आप अपने खेत में थोड़ा सा एरिया जो उसको रख लें, उसको खोद लें, ताकि बारिश का एक्स्ट्रा पानी वहां पे जमा हो जाए जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो सर इसके लिए आपकी क्या राय है कि काश्तकार इसको, ये काश्तकारों के लिए किस कदर सूदमंद है कि वो इस तरह बारिश का पानी जो एक्स्ट्रा जो है तो वो निकल भी जाएगा, फसल भी महफूज रहेगी, और इसको आइंदा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है,
लेकिन जो है ना ये किसान एक मरले की कुर्बानी देना जो है जमीन की, उसके लिए बड़ा मसला है। ज़ाहिर है वो जब बनाएगा तालाब तो उसको थोड़ा सा एक तो खर्चा भी इनिशियल कास्ट तो आएगी। तो मतलब हम चलते हैं सिंपली कि नीड बेस्ड चलते हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है ना वक्त के साथ। देखिए शुरू में जब लेजर लेवलिंग ज़मीन की आई थी तो लोग कहते थे कि यार ये क्या, तो ये इससे क्या पड़ेगा। आस्ता आस्ता आपको पता चल गया कि ज़रूरत बन गई। जब ये ज़रूरत बनेगी तो ये भी हो जाएगा। बहरहाल हमें प्रमोशन करनी चाहिए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, प्रमोशन करनी चाहिए, अगर वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज मैं मौके की मुनासिब डिस्कशन में एक हमने जो तजर्बा किया उसके साइडों पे हमने मकई का बहारिया में उसके साइड में हमने जंतर के पौधे जो हैं वो उसकी बॉर्डर पे ना पार वाली साइडों पे जंतर के पौधे लगाए थे एज ए बैरियर। और उसका हमें इतना ज़बरदस्त उसका जो हमें एडवांटेज मिला कि बाकी तमाम हमारे जो रिसर्च एरिया था 90 एकड़ वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस का इफेक्ट्स जो है वो हमें नजर आए। लेकिन उस ट्रायल में जहाँ पे हमने और खासतौर पे बॉर्डर्स पे, लेकिन जहाँ पे हमने जंतर बॉर्डर्स पे लगाया हुआ था वो एक बैरियर का काम किया उसने। और जो क्या उसे कहते हैं हीट वेव या गर्म लू जो है वो पौधों तक नहीं पहुंची, कि उसने एक बड़ा जबरदस्त उसको शील्ड किया। और हमारे बॉर्डर्स के पौधे भी जो है ना वो भी हीट से मुतासर नहीं हुए। नंबर एक, ये भी एक हो के बात छोटी सी है लेकिन इट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स द यील्ड, मतलब पैदावार में ये बेनिफिट होगा। दूसरे नंबर पे जो हम पानी सेविंग की बात कर रहे हैं, ये देखें हमें एक अप्रोच के साथ ही जाना पड़ेगा। और दुनिया अब जा रही रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, वो उसका जो असूल है कि आपने अपनी जमीन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, यानी कि बेयर नहीं छोड़ना, उसके नंगा नहीं छोड़ना जमीन को, उसके ऊपर जो है वो पौधे हों पूरा साल। कोई ऐसा साल का एक दिन भी ऐसा ना हो जिसमें फसल ना हो। नंबर दो, और नंबर दो कि उसके अंदर लाइव रूट्स हों, यानी कि जड़ें जो हैं वो जमीन के अंदर लाजमी होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो कैश क्रॉप की हों, जरूरी नहीं कैश क्रॉप ही हो आप, यानी कि जैसे कह रहे हैं कि 3 या 4 फसलों पे हम सोचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें ऐसी फसलें, एक तो ग्रीन मैन्योरिंग, हमें जब टाइम मिले हमें ये ऑप्शन अवेल करनी है, अदरवाइज हम कहीं भी नहीं, हम मतलब मुसलसल जो है ना हमारा जहाज वो डूब रहा है, ये बात सोच लें। और दूसरे नंबर पे ये है कि ऐसा इसके अलावा एक तो ग्रीन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, जैसे जंतर हो गया, कुछ पीज हो गए, पिजन पी है, इसके अलावा काउ पीस को आप लगा सकते हैं, लोबिया को लगा सकते हैं, मुख्तलिफ जो है इस तरह ये क्लोवर्स हैं, ये बरसीम वगैरह, ये चीजें अपने सिस्टम में शामिल करें। इसके अलावा ऐसी फसलें जो उनका बायोमास ज्यादा है, यानी कि जो झाड़ ज्यादा बनाती हैं, जैसे राई ग्रास है, ग्रासेस फैमिली, स्मॉल ग्रेन ग्रासेस जो हैं, जंतर सॉरी वो क्या उसे कहते हैं, ओट हो गया, पार्ले हो गया, या राई ग्रासेस, ऐसी फसलें काश्त करके इनकी भी ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकिल सस्टेनेबल लेवल पे मुस्तकिल जो है वो हमारी पैदावार पानी की कम हो जाए, पानी इस्तेमाल कम हो जाए उसका, या हमारी खादों का खर्चा कम हो, तो अगर ये चीजें करेंगे तो फिर ही, अदरवाइज जो है ये होज बना लेना, ये वो, ये ठीक है चीजें, ये वक्त की जरूरत भी है, कुछ फार्मर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीजें हैं जो अपने क्रॉपिंग सिस्टम में अगर फार्मर ले आए तो ये हर पॉसिबल है, छोटे से छोटा फार्मर भी कर सकता है, बड़े से बड़ा फार्मर भी कर सकता है, और दुनिया यही कर रही है। और उसके जो सबूत हमें मिल रहे हैं वो बड़े हैरान कुन है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पैदावार भी बढ़ जाती है और उनके अखराजात भी जो है वो कम हो जाते हैं। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी ग्रीन मैन्योरिंग करें, और क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं, आपका जो हिस्सा है जमीन से वो सिर्फ आपके छल्ली है या आपकी जो इकोनॉमिक पैदावार है वो है, बाकी सब कुछ जमीन का है, तो वो काइंडली जमीन को वापस लौटाएं, तो आपको वो उसका बेनिफिट, जमीन आपको वो बताएगी, उसका फिर रिस्पॉन्स भी देगी, और लॉन्ग रन में आपके पानी का खर्चा भी कम होगा और जो है आपके खाद का खर्चा भी कम होगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत साहब ये चूंकि इस वक्त जो है ना चले जिम्मेदार, पता नहीं आप इसको मतलब थोड़ा समझने में जो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अंग्रेजी का वर्ड है, तो इसकी उर्दू में क्या से कह सकते हैं कि जी ये ज़राअत कह लें, तजदीदी ज़राअत कह लें, तजदीदी ज़राअत। तो ये मुश्किल होता है कि जो मतलब जो एक कुदरती तरीके से ज़राअत थी ना जी, तो वो कुदरती तरीका जो पहले हमारे जो मतलब हमारी असल में हमने जमीन को तो इतना इस्तेमाल किया, एक से दूसरी तीसरी चौथी फसल लेना शुरू हो गए, लेकिन एक अब जमीन को थोड़ा सा हमें सांस देना है, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि उसके अंदर उसकी जो ना वो कार्बन को जो है ना दोबारा बिल्ड करना है, तो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक ये फैलो प्रैक्टिस है ना, फैलो छोड़ देना, ये बड़ी डेंजरस है। हमारा हाई टेम्परेचर है,
हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे मॉइस्चर लूज होता है और हमने उसको कवर करके रखना है। जितना हम उसको कवर करेंगे, मतलब ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा दें, अगर आपको टाइम मिल रहा है उसको ग्रीन मैन्योर कर दें, तो उसको जो फैलो छोड़ना है ना जी, ये दुनिया उसको छोड़ चुकी है। फैलो के नुकसान ज्यादा हैं, उसके बेनिफिट कम है। तो काइंडली ये ग्रीन मैन्योर जब भी वक्फा आपको मिले तो ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। तो मेरी लो एक जी, और पर एक दिन सर ना, एक दिन सॉरी फरीद भाई, एक दिन ऐसे करो डॉक्टर साहब, सानू ना जे ਤੁਸੀਂ ग्रीन मैन्योरिंग ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, तो नेक्स्ट टाइम आके ना ਸਾਨੂੰ स्लाइड शो करके जरा दिखाओगे, जरा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ग्रीन मैन्योरिंग ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਨੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਭਾਈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਐਰੋਬਿਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵੇਗਾ। ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੌਕ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਬੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਇਲਮ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ppm ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈਵਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੋਸਟਡ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੌਕ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ 26% 25% ਰੌਕ ਫਾਸਫੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਵਰੀ 4 days ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 25-30 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਦਾ 130 ppm ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ppm ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ 2 DAP ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ 32 ppm ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਓਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 25 ppm ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਕਨਵਰਟਿੰਗ, ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੱਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ DAP ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਦਾਣਾ DAP ਦਾ। I think wonderful. I think ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सर बाबर साहब बड़ी जबरदस्त मतलब इनोवेटिव फार्मर ने, लेकिन दुनिया च जेड़ा ना रॉक फॉस्फेट दे खायरी कम हो रहे ने। मतलब बाबर साहब ने किया अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनी कम की और बेनिफिट ज्यादा ले, लेकिन दुनिया दे विच रॉक फॉस्फेट दे खायरी बड़ी तेजी नाल कम हो रहे ने और अमरीका जैसा मुल्क जेड़ा है वो हुण इहदा अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और उन्होंने जेड़ा काम रिसेंटली काम कर रहे ने और सीवरेज वेस्ट दे ऊपर उन्होंने स्ट्रू वाइट कह लो कैमिकल है
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ DAP ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗਿਊਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਵੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਥੇ ਰੌਥਮਸਟੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਓਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗਰ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗਰ ਗੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 180 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਬੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੋ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਬੀ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਸੀ ਸੋਇਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ pH ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਇਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਰਸੂਮੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਰਸੂਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਰਸੂਮੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਮਲਚ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚਵੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਕੈਂਚਵੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਡੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਫਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੰਪੋਸਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਰਸੂਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਾਹਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਜਜ਼ਬ ਪੌਦੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਗਸ ਨੇ, ਵੈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਸੋਇਲ ਫੂਡ ਵੈਬ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਫੂਡ ਵੈਬ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਥੋਪੋਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਮੇਟੋਡਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਲੇਨ ਇੰਗਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੂ ਜੌਨਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਇਲ ਫੂਡ ਵੈਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਫੰਗਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਵਾਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, पोटाश भी वाफिर मिकदार च है, यानी सारे ही न्यूट्रिएंट्स वाफिर मिकदार च है, प्लांट अवेलेबल नहीं। बट उस रब ने एहो जे जरसूमे बनाए ने, फंगस बैक्टीरिया बनाए ने,
प्लांट्स अपने रूट्स दे एक्सीडेट्स यानी शुगर्स देंदे ने, ਉਹ ਉਸ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਉਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਫੰਗਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੈਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। जी सर थैंक यू सो मच। आज की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग है। टाइम खत्म हो गया लेकिन डिस्कशन जो अभी भी बाकी है। इंशाल्लाह हम इसी मौसमी को कहीं पे जो है वो एक और सेशन रखेंगे ताकि जो हमारी डिस्कशन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा आगे, क्योंकि अभी हमारे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, खादों का इस्तेमाल रह गया, कीड़े मकोड़ों जो है, जड़ी बूटियों का इंसदाद जो है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो रहेगी। शुएब साहब मैं आपसे चाहूंगी अगर आप जाते जाते छोटा सा जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी काश्तकारों को इन्फॉर्मेशन दे दे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे एक डिटेल प्रोग्राम जो है वो दोबारा रखें। एंटोमोलॉजी, अमजद खान साहब एंटोमोलॉजिस्ट थे, मेरे ख्याल वो ज्यादा बेहतर इस पे बता सकते थे। वो छोड़ लेफ्ट कर गए हैं शायद, मेरा ख्याल। जी सर वो सर खादों का इस्तेमाल और जड़ी बूटियों पे थोड़ा सा बता दें कि जैसे अभी हम उन्होंने स्टार्ट करनी है, लगानी है, सोइंग स्टार्ट करनी, तो इस पे खादों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करें? जी हमारे जो एक तो ये जो जैसे बात की बाबर साहब ने कि सॉइल टेस्ट जो है इसकी हमें आदत डालना पड़ेगी। सॉइल टेस्ट के बगैर खादों का इस्तेमाल जो है वो अंधाधुंध फायरिंग है। और अदरवाइज अगर नहीं करवाया तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक फार्मर की जो दरमियानी ज़रख़ीज़ ज़मीनें हैं उसको असम्पशन उसके बुनियाद पे फिर हम रिकमेंडेशन कर देते हैं कि 2 से 2.5 बोरी जो है एक जो DAP और 1.5 बोरी जो है वो पोटाश, ये हम जो एट द टाइम ऑफ सोइंग जो है वो रिकमेंड करते हैं। और जब 6 पत्ता स्टेज पे आ जाए तो फिर तकरीबन 1.25 बोरी जो है ये इसकी यूरिया, फिर जब तकरीबन नी हाइट पे आ जाए फिर 1 बैग यूरिया, और इसके बाद जब ये प्री फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए यानी कि फूल आने से पहले 2, 4, 5 दिन फार्मर को पता चल जाता है कि ये बो पे आने लगी है उस वक्त। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च कह लें या जो ट्रेंड जा रहा है जिसका बेनिफिट भी रिपोर्टेड है वो ये है कि ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग स्टेज यानी कि जब दाना मिल्की स्टेज पे हो या उसके अंदर दूध ज्यादा हो उस वक्त भी तकरीबन 5 से 10% यूरिया, मिसाल नाइट्रोजन, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 4 बैग यूरिया डालने तो उसका 10% निकाल लें, वो 5 से 10% जो आप मुनासिब आपके फील्ड के हिसाब से हो तो वो उस स्टेज पे भी आप अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जो मेज का जो दाना है अपना 50% उसका जो वजन है ये आखिरी तकरीबन आई थिंक अगर मुझे याद तकरीबन 30 दिन में ये वेट गेन करता है मैक्सिमम अपना। तो इसका मतलब ये है कि इसका अपटेक जो है न्यूट्रिएंट का ये एंड तक जारी रहता है। और इसका जो वेट को मैक्सिमम करने के लिए, क्योंकि जो बुनियादी एक यील्ड पैरामीटर है, एक छलियों की तादाद है फी एकड़, फिर नंबर ऑफ ग्रेन्स है आपके यूनिट एरिया में कितने ग्रेन्स हैं, और उसके बाद तीसरा जो है वो ग्रेन वेट है। तो बाकी चीज़ें तो हम मैनेज कर लें, ग्रेन वेट एंड पे जाके हमारा इसलिए कम रह जाता है। एक तो न्यूट्रिएंट जो है ये हम जो मुस्तकिल उसको फराहम नहीं कर सकते, तो उसको जो ग्रेन स्टेज है ना जी, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज या मिल्की स्टेज, उस पर भी इसको जो है यूरिया एप्लीकेशन जो है वो करनी चाहिए। जी सर बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर खालिद साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैंने देखा गिल साहब ने ज्वाइन किया है, लेकिन सर आपका माइक अभी तक ऑन नहीं हुआ। तो हम चाह रहे थे कि हम सारे आपसे सुनना चाहते होते हैं। माशाल्लाह गिल साहब तो बहुत पानी के हवाले से और फर्टिलाइजर के हवाले से इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं। सो अच्छा ये सर आपने अच्छा दूसरा ये कुछ आप पिछली दफा बाबर साहब ने एक बताया था जो आपकी बहारिया मक्की होती है तो उसकी जो लाइंस का डायरेक्शन जो है कि जिस तरफ से सूरज ने आना है उस तरफ होनी चाहिए। तो इस दफा ये वाली जो अभी लगानी इसकी भी कोई डायरेक्शन का कोई अंदाजा होता है कि नहीं? इसमें कोई देखिए उस वक्त वो उस वक्त जो होता है वो आपने नॉर्थ साउथ रखना होता है अगर आपने बेड्स पे लगाना है। इस वक्त इतना वो असर नहीं होता है बिकॉज आपको ओवरऑल लाइट टाइम पीरियड वो सारा तकरीबन बराबर का मिल रहा होता है। इस वक्त वो ऊपर नीचे नहीं निकलती।
तो इस वक्त किसी भी डायरेक्शन में वो लगा लें बेड्स, तो इतना को मैंने देखा नहीं, फर्क इतना नहीं पड़ा, एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में। अच्छा ठीक है जी। और ये चूंकि आपकी मकई जो है ये आपके बारानी इलाके में भी ग्रो होती है, तो वहाँ की वैरायटीज कुछ और हैं, इसके बारे में वैसे हमने जिक्र नहीं किया, ये पूछना चाहूंगा मैं। शुएब साहब, आपने कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज बताई हैं उस इलाके के लिए? चकवाल और आपका जो अटक पिंडी का जो इलाका है, इस इलाके में उसमें वैसे तो मेरी जाती राय ये है कि उसमें जो है हमारी ओपीवीज वो ज्यादा बेहतर रहेंगी। देसी वैरायटीज जो है, हाइब्रिड चूंकि एक तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उस इलाकों में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, यानी कि बारिश पे जाहिर बात है डिपेंड करना है, तो ओपीवीज जो है वो ज्यादा ज्यादा टॉलरेंट होती हैं ड्राउट स्ट्रेस के। तो वहाँ पे ओपीवी जोपल कोऑर्डिनेटर हमारे इदारे की जो बड़ी अच्छी जबरदस्त है, और ऐसा नहीं कि उसकी पैदावार कम है, उसकी पैदावार भी 90+ मन जो है ना, ये साहिवाल गोल्ड ये 90 मन फी एकड़ से भी उसकी ज्यादा पैदावार रिकॉर्डेड है। तो एवरेज जो है वो उसकी 60-70 मन जो है वो उसकी एवरेज पैदावार है। तो उन इलाकों में जो है ओपीवी हाइब्रिड की निस्बत जो है वो, अगर पानी की अनसर्टेनिटी है और बारिश जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत ज्यादा हिट करता है, तो ओपीवी की वैरायटी जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल में सूटेबल रहेंगी वहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वहाँ पर जो खाद की जो इस्तेमाल है, चूंकि वहाँ पे तो सारा बारिश के हिसाब से होता है, तो खाद का इस्तेमाल किस तरह से करना होगा वो भी जरा आप से बता दें। इसकी ओपीवी की जो रिक्वायरमेंट है ये उससे हाइब्रिड की निस्बत कम होती है। अगर वहाँ पे 1 बैग या 1.5 बैग फास्फोरस डाल दिया जाए और 1 बैग पोटाश डाल दी जाए, तो आई थिंक उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ओपीवी की, अगर जो है बारिश वतन ठीक है, अच्छा है, तो वो काफी है उस ओपीवी की अच्छी पैदावार देने के लिए। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में और अच्छा एक और जो था, मेरे ख्याल में सारा ये पूछना चाह रही थी शुरू में, जो आपको अभी जो आपकी जड़ी बूटियां आती हैं, तो उसके बारे में भी आपने कुछ अगर फार्मर को हदायत देनी है इस स्टेज पर कि वो प्री इमरजेंस यूज कर लें, डॉल गोल्ड है या कोई और ऐसी कोई नाम है जो जिम्मेदार को चाहिए करने? क्लिक है, डिवॉल गोल्ड है, प्रीम एक्स्ट्रा है, इस तरह फिर पोस्ट में आपकी ल्यूमेक्स है, गैंगवी है, तो बहुत सारी, फिलिस्टो गोल्ड है। तो अच्छा ठीक है। पोस्ट का मतलब है कि कितनी बड़ी हो जाती है, जब 6 पत्तों पे हो तब ये स्प्रे करते हैं, या और उसको स्प्रे उसका नोजल स्प्रे होगा स्पेशल होना चाहिए? हाँ जी, और वो किस तरह? अच्छा, टक टक वाला वाला। है वो अपना इसको, और ऊपर थैलियों के ऊपर बिल्कुल इस तरह लेफ्ट राइट नहीं, जिस तरह वो मारते हैं, बिल्कुल थैलियों के ऊपर सीधा हाथ रख के अपना स्प्रे करना चाहिए। बाकी कोशिश ये करें कि 6 पत्ते से पहले सारी गंद कंट्रोल कर लें। 6 पत्ता एक बड़ी सेंसिटिव स्टेज है, इस पे आमतौर पे लोग ये गैंगवी का रेट ज्यादा कर देते हैं, तो उसके अंदर वो केमिकल्स स्ट्रेस पत्ते को मारते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ये लॉस आता है। आपको देखिए छल्ली की लेंथ सही है, मगर नंबर ऑफ अपना जो कॉलम्स है वो कम है, तो नंबर ऑफ लाइंस कम है, लेंथ सही है, 40 दाने वाली लेंथ है, 42 वाली है, मगर 14 उसके अंदर लाइनें हैं। सो वो अपना इसी से ही होता है, इसी स्टेज पे होता है कि इधर हम उसको कोई स्ट्रेस देते हैं। तो ये खास तौर पे ध्यान करना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द गंद को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। तो बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत अच्छे टिप्स थे और जिम्मेदार भाइयों के लिए ये फायदे में रहेंगे। तो जी, ओवर टू यू सायरा, अगर आप हैं तो आप क्लोज करना चाहें आज के सेशन को, या डॉक्टर शुएब साहब से कहें कि वो हमें की मैसेज दे दें जाने से पहले, और सावी के साथ किस तरह से रिलेट किया जाए। जी सारा। जी सर, बिल्कुल जी। शोएब साहब, आप अपने एंडिंग रिमार्क्स दे दें काश्तकारों को, ताकि हम इसी के साथ अपनी बैठक जो वो स्पेंड करें। जी, मेरा एंडिंग रिमार्क जो है वो भी एक टेक्निकल बात ही होगी, और जो मैं मेरे ज़हन से निकल गई वो मैं करना चाह रहा था। एक चीज़ सीडिंग डेप्थ है कि बीज को कितनी गहराई में जो है वो लगाया जाए, तो हमारे यहाँ बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। और मैंने व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मैंने फील्ड में मैंने ट्रायल्स में भी देखा है कि सीडलिंग स्टेज पे, यानी कि जब पौधा छोटा होता है तो जो है वो पौधे एक साइड पे लीन गिरे होते हैं,
तो उसका मैंने उसको सर्च आउट किया है कि उसका मसला क्या है, किसी इंसेक्ट ने उसको काट दिया। जड़ें सूखी होती हैं और सिर्फ एक सेंटर वाली दरमियानी जड़ से पौधा जमीन के अंदर होता है और बाकी पौधा जो गिरा होता है। तो जब मैंने उसको लिटरेचर में देखा पढ़ा तो फिर पता चला कि एक्चुअली ये है कि वो जो बीज थे वो ज्यादा गहराई में नहीं लगे थे। और हमारे यहाँ जो लोमी सॉइल्स हैं, साहिवाल ओकाड़ा जो कोर एरियाज हैं, वहाँ पे जो लोमी टाइप की जो सॉइल है वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 इंच ये जो है इसकी गहराई लाजमी है मकई के बीज की। और हमारे यहाँ चूंकि लेबर लगाती है, मैकेनाइज्ड प्लांटिंग बहुत कम है, लेबर लगाती है तो वो थोड़ा सा डंडी मार जाते हैं और वो ऊपर ही चौपा लगा जाते हैं, ज्यादा गहराई में लगाते। तो होता ये है कि वो शुरू के सीजन में जब उसकी जो रूट्स रूट्स बन रही होती हैं, नोडल रूट्स शुरू में 2 to 3 पत्ता स्टेज पे, तो वो बड़ी उनकी जो टिप है बड़ी सेंसिटिव होती है और वो इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचे, अगर और पानी यानी कि ऊपर लग गया है, पानी का लेवल नीचे है, वो पानी तक पहुंचने से पहले पहले उसकी जड़ जो है वो सूख जाए तो वो सारी पीछे को सूख जाती है जड़, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे किसी कीड़े ने जो है वो बीज उसकी जड़ों को काट दिया है। हालांकि वो इस वजह से जो है जड़ सूखी होती है कि वो शैलो लग गया था, बीज ऊपर लग गया था, ज्यादा गहराई में नहीं लगा था, तो उसकी जड़ें सूख गई, सिर्फ एक जड़ से वो जुड़ा होता है। तो अगर हम ज्यादा गहरा लगा देते हैं उसको बीज को, यानी कि लोमी सॉइल्स में और सैंडी सॉइल में अगर सैंड की रेशियो ज्यादा है, रेत की रेशियो ज्यादा है, तो ये गहराई आपकी 2.5 इंच तक चली जाएगी। यानी कि तो फिर अगर 1.5 भी लगाएंगे तो उसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि जड़ें जो है वो ऊपर लेयर में जाके डेवलप होंगी, जिसकी वजह पानी तक पहुंचने में उनको दुश्वारी होगी और बहुत चांस है कि एक थोड़ा सा भी सोखा लग गया तो वो जड़ें जो है उसकी मर जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर डेप्थ जो है ये की फैक्टर है। हमें यूनिफॉर्म और यानी कि यकसा और भरपूर उगाव जो है वो एक प्रॉपर प्लांटिंग डेप्थ जो है कि हमने मैसेज ये है कि 1.5 से 2 इंच गहरा बीज आप जमीन में आपका जाना चाहिए, तो आपकी जो उगाव है वो भी अच्छा होगा और यकसा उगाव होगा। तो सर ये काफी सारी बातें अब दोबारा याद आ रही हैं, क्योंकि अब गिल साहब आए हैं। गिल साहब पता नहीं बात नहीं कर पा रहे। तो अच्छा, अब हमने सॉइल टेस्ट भी क्या कब वो करवाएं। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि खेत के अंदर पानी भी ना मतलब ऊंचा नीचा खड़ा हो, तो उसके लिए लेजर लेवल भी कराएं। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस सारी। अच्छा, अब अभी बाबर साहब ने बताया कि इसमें जो है हम पहले से ग्रीन मैन्योरिंग भी करें। तो ये काफी मतलब ये हम वो बात कर रहे हैं कि जिसमें हमने पैदावार लेनी है 100 मन या उससे ऊपर लेनी है, ये अच्छी पैदावार के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे अगले लेवल पे जाने के लिए तो ये वो छोटी छोटी थोड़ियां हैं जिससे आपको जो है ना नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो इस पे डॉक्टर साहब और भी प्रोग्राम चाहिए होंगे, करने की जरूरत होगी। एक चीज मुझे मेरे जहन में फिर अभी आ रही थी कि पता नहीं अब जिम्मेदार इस चीज़ का कितना रखते हैं कि या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब आप लोग शेयर करते हैं, कोई ऐसा तरीका भी है जिसके अभी सारा मैनुअली चलता है, या कि कोई ऐसी कोई गन है जिससे लगा सके। गोरा खैर बहुत पहले उसने बना ली थी कोई ऐसी चीज जिससे जो है ना, जैसे अभी आपका राइस में तो ट्रांसप्लांटर आ गया है, तो जिसमें जो है ना हम कहते हैं कि जी वो जो चोपों वाली जो है जिससे वो ड्रिल कास्ट आई थिंक हो रही है कहीं। तो ड्रिल वो कास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहें। न्यूमेटिक प्लांटर है, मेरे पास बड़ा जबरदस्त न्यूमेटिक प्लांटर है और बड़ा जबरदस्त वो काम करता है। इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक प्लांटर है वो, उसके अंदर हम उसकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं विद फ्लिप ऑफ गियर। तो वो 6 इंच से लेके 12 इंच तक हम उसको ले जा सकते हैं और उसके अंदर डेप्थ भी हम उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो और ये पटरियों पे होगा, जी ये बेड्स बना के देता है। जी पटरियों पे बेड्स बना के। अच्छा, प्लांटर्स जबरदस्त। का आई थिंक ये जी 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 जी। तो अच्छा, जो एक जेन में मेरे सवाल एक और आ रहा था असल में कि पता नहीं वो यहाँ पे तो मसला होता है कि ये ना जिसको परिंदे निकाल देते हैं, परिंदे खाने आ जाते हैं, निकालते हैं फसल को भी जब डेप्थ छोटा पूरी छोटा होता है दाना, तो वो उसकी भी डेप्थ डेप्थ वाला। जी जी। उसकी भी डेप्थ पूरी नहीं होती। इसमें लॉजिंग भी फिर आएगी जब डेप्थ पूरी नहीं होगी, ये सारी चीजें फिर बहुत सारे रफड़ आते हैं जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये जो है ट्रेन करने की जरूरत होगी आपके जो चोपे लगाने वाले हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उनकी मौसर निगरानी करना बहुत जरूरी है। मतलब ऊपर उनको बार बार ये बावर कर, हम जब उसके ट्रायल्स पे जो आते हैं तो वहां पे हमें फील्ड के अंदर उनको बार बार कहना पड़ता है कि मतलब जो ना इसकी मुनासिब गहराई पे लगाएं। ये तभी मुमकिन है कि प्रॉपर उसकी जो मॉनिटरिंग अगर की जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ना आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लाइड से ये बताएं जी। डॉक्टर साहब एक इस प्रोग्राम को रिपीट करते हैं दोबारा,
तो आपको चलना मैंने ये गुड प्रैक्टिस। अपना रिक्शा को एक अपना एक पूरी एक वो भेजी हुई है फाइल अबाउट कॉर्न। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो उसमें काफी है। आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वीडियोस भी हैं, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चलें चलें देखते हैं, उसको भी शेयर करते हैं ग्रुप के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। ओवर टू यू सायरा प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी डिस्कशन जो है वो अभी भी बाकी है, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम, एक और बैठक जो है वो उसको जो है वो तरतीब देंगे कि हम इसकी डिस्कशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा काश्तकार जो है तक पहुंचा सके। अगर मैं शुएब साहब की बात को दोहराऊं कि मकई में इसकी बीज के इंतखाब से लेके बीज की कटाई तक एक एक मरहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, और उसको कहीं भी कोताही की जो है वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम एक और बैठक जो है इस पे रखें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्कशन कर सके। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम बाबर फरीद साहब के फार्म पे भी जाके जो है वो विजुअली जो है वो काश्तकारों को दिखा सके कि वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो किस तरह से अपनी पैदावार जो है वो मकई की, कॉर्न की अच्छी ले रहे हैं। बाकी जो उन्होंने प्लांटर की बात की, तो सर हम ये भी जरूर जो है वो काश्तकारों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, और इसके ऑल एक्सपेक्ट्स और प्रिंसिपल जो है वो भी बताएंगे। इसी के साथ आज की बैठक का वक्त जो है वो खत्म हुआ जा रहा है। अपनी मेजबान सायरा सईद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली बैठक में नए मौजूद, नए मेहमानों में भी इन्हीं मेहमानों के साथ जो वो हाजिर होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। हाफिज। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।